हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो लीजिए गाइस, आज आप सभी का स्वागत है बेटा आपकी सीएमए इंटर की फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज के अंदर। हाँ, सही सुना, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। और यहां पर अपने फास्ट ट्रैक वाले पार्ट में हम सबसे पहले पिक करने जा रहे हैं अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब होगा कैसे, ये फास्ट ट्रैक कैसे करना है आपको, ये बातें जानते हैं, पहले थोड़ा समझते हैं इस बारे में। गाइस, पहला पार्ट, हम अपने एक्ट के जितने भी एक्ट्स हम पिक करेंगे उन सारे एक्ट्स के सारे कंसेप्ट कवर करेंगे। जितने भी कंसेप्ट है उसमें, तो सारे कंसेप्ट कवर करेंगे। साथ ही साथ में जैसे ही कंसेप्ट कवर करेंगे, साथ में हम अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला पार्ट भी करेंगे। मतलब टॉपिक खत्म होगा, कंसेप्ट कवर होंगे, उसके बाद में आपके कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो मैं आपके साथ में यहां पर प्रैक्टिस करने वाला हूं। तो गाइस, इस तरीके से हमारे पास में हमारे फास्ट ट्रैक पार्ट चलने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपना फास्ट ट्रैक वाला पार्ट। दो बातें पहले रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट रिवाइज करेंगे और बाद में हम करेंगे उन कंसेप्ट के ऊपर जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पास सेक्शन ए का पार्ट बनता है, वो हम करने वाले हैं। तो गाइस, एक और बात सुनो ध्यान से। अब फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इसलिए लिखने वाला पार्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन समझाऊंगा पूरा डिटेल के अंदर। और ये गारंटी है बेटा, इस फास्ट ट्रैक रिवीजन करने के बाद में आपको मन में एक छोटी सी भी दुविधा नहीं रहेगी। कंसेप्ट को लेके हर चीज आपको आती होगी, गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो आइए गाइस, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला पिक कर रहा हूं मैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। स्टार्ट करें, आओ बात करते हैं। सुनो सुनो सुनो, पहली बात तो शुरुआत में आता हमारे पास में कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम क्या कवर करने वाले, हम कवर करने वाले इसका इंट्रो वाला पार्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला पार्ट, कंडीशन वारंटी वाला पार्ट, परफॉर्मेंस वाला पार्ट, अनपेड सेलर वाला पार्ट, सेल बाय नॉन ओनर वाला पार्ट और ऑक्शन सेल। ये सारे टॉपिक हमारे पास में एक इसी टॉपिक क्लास में पूरा कवर होगा। आओ बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं लाल, नंबर वन, कि भैया सबसे पहले बात कर ली जाए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल, कब बना था, कब एनफोर्समेंट में आया और कहां कहां पर एप्लीकेबल है। तीन बातें, तो सुनो बात ध्यान से। सबसे पहली बात क्या है, सुनते हैं। नंबर वन, भाई द लॉ रिलेटिंग टू दिस स्टैट्यूट, मतलब क्या इसका मतलब, सुनो ध्यान से, वर्ड समझने हैं। लॉ का मतलब होता है, हम जानते हैं सर, रूल्स एंड रेगुलेशन। और प्लीज मैं थोड़ा स्पीडली बोलूंगा, सुनते रहना ध्यान से बात को। रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, जो कि एक्ट, कौन सा स्टैट्यूट बोलते हैं एक्ट को, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कनेक्टेड जितने भी सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, वो पहले कहां पे आते थे, वो आते थे बेटा चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बात मैंने पहले भी की थी, याद करो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसी का हिस्सा था पार्टनरशिप एक्ट, उसी का हिस्सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब क्या है, इंश्योरेंस, नेगोशिएबल, सारे के सारे एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा हुआ करते थे। बाद में सेपरेटली इन्हें अलग कर दिया गया और अलग बना के इन्हें एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया। ये बात। दूसरी बात, सर ये एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। बट ध्यान रखना, अगर एक्सेप्ट वर्ड दिखे तो अब एक्सेप्ट वर्ड को काट देना, क्योंकि अब आएगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, हम जानते हैं सर कि आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के आर्टिकल 370, जो कि स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को एक स्पेशल प्रिविलेज देता था, वो प्रिविलेज उनसे छीन लिया गया, हटा दिया गया। अब ये एक्ट इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर के साथ में पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। नंबर टू। नंबर तीसरी बात, कब एनफोर्समेंट में, अब बात सुनना ध्यान से भाई, एनफोर्स कब केम इनटू फोर्स बोलूं, एनफोर्समेंट बोलूं, मैंने कहा लिखेंगे कम लेकिन लिखेंगे थोड़ा बहुत तो लिखेंगे इसके ऊपर। एनफोर्समेंट बोलूं या बोलते हैं एप्लीकेबल। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसके सारे प्रोविजन कब इंडिया की जनरल पब्लिक पर, आम जनता पर अप्लाई हुए, मतलब हम पर अप्लाई हुए, तो आंसर क्या है बेटा, 1 जुलाई 1930। 1 जुलाई 1930 को ये आपके पास में पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल हो गया था। तो तीन बातें ये आपको बेसिक इंट्रो के रिगार्डिंग याद रखनी है। अब आगे बढ़ता हूं, आगे आते हैं। अब आया डेफिनेशन के पार्ट में, कि यहां पर हमें कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो बहुत से पार्ट में हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दिए, लेकिन आपको इतनी ही डेफिनेशन करने, इससे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आओ बात करते हैं कौन सी। सेक्शन नंबर 2 ऑलमोस्ट सभी जितने भी एक्ट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन के बारे में बताता है। तो बात करते हैं पहली डेफिनेशन के बारे में। द फर्स्ट डेफिनेशन इज गाइस, बायर किसे कहा गया। सर ये भी डेफिनेशन याद रखनी है। हाँ ऑब्वियस बेटा, नॉर्मली हमें पता है बायर कौन है, लेकिन बायर की डेफिनेशन क्या है याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर, बायर वो पर्सन जो सामान खरीदता है लेकिन जिसने अग्री भी किया खरीदने के लिए, हु एग्रीज टू बाय, वो भी बायर कहलाएगा। तो दो वर्ड आते हैं इसके अंदर। पहला वर्ड क्या है, नंबर 1, बायर कौन भाई, हु बाइज द गुड और हु अग्रीज टू बाय द गुड। और ये बाय और अग्री वाला वर्ड ही बाद में जाके बनेगा हमारे पास में, अग्रीमेंट टू सेल पड़ता है ना, सेल और अग्रीमेंट टू सेल पड़ेंगे, तो वहां पर यही क्लैरिटी मिलती है। तो पहला वर्ड क्या है, वो व्यक्ति बायर कहलाएगा जिसने खरीदा है या खरीदने के लिए अग्री किया, अग्री बट बोलते हैं अग्रीमेंट को।
द वर्ड अग्री मतलब अग्रीमेंट किया है खरीदने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, बायर बोलते हैं। सेम नेक्स्ट वर्ड आया डेफिनेशन नंबर 2, कह रहा है सेलर कौन कहलाएगा, तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 13 सेलर के बारे में बताता है, और सेक्शन नंबर 2 पार्ट 1 बता रहा है किसके बायर के बारे में बताता है। तो सेम डेफिनेशन इसकी बनती है कि सेलर कौन है भैया, हु सेल्स द गुड और एग्रीज टू सेल द गुड, जो बेच रहा है या बेचने के लिए अग्री कर रहा है उस व्यक्ति को सेलर कहा जाएगा, सेलर कहा जाएगा। तीसरी बात, अब एक बात और सुनो ध्यान से, अभी लिख लो तुम्हें याद भी रहेगा, ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है ये कौन सी गुड्स के बारे में हो रही है। ऑलवेज रिमेंबर सेल ऑफ गुड्स एक्ट जिन गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग की बात करता है वो गुड्स हमेशा मूवेबल गुड्स होनी चाहिए गाइस, ध्यान रखना। Those goods will always be movable goods, और as per section number 2 subsection 7, ये बात सुनना ध्यान से, as per section number 2 subsection 7 goods का definition भी ये कहता है कि goods का मतलब है all those goods which are of movable nature, जिन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट किया जा सकता है, उन्हें हमारे पास में गुड्स या मूवेबल गुड्स कहते हैं, नंबर 1। तो दूसरी बात ये आएगी सर फिर एक बात बताओ, लैंड है, बिल्डिंग है, इनकी बाइंग सेलिंग कहां पे होती है बेटा, इनके लिए अलग एक्ट है, उस एक्ट का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो आपको नहीं पढ़ना अभी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये वाला एक्ट जो है ना ये बात करता है लैंड बिल्डिंग, मतलब इन शॉर्ट आपके जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी सेल के बारे में बात करता है। आई कैन यूज द वर्ड लैंड बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, तो ये जो बाइंग सेलिंग है वो इसमें डील होती है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कभी भी आपको याद रखना हाउस, बिल्डिंग, लैंड, इनके एग्जांपल, इनके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और ना ही आपको एग्जाम में लिख के आना इसके रिगार्डिंग। दूसरे बात करता हूं, तीसरा वर्ड है हमारे डेफिनेशन में डिलीवरी का मतलब क्या, डिलीवरी का मतलब होता है भाई लोगों वॉलंटरी पोजीशन, याद रखना जब भी आप अपनी मर्जी से किसी को कंट्रोल ट्रांसफर करते हो गुड्स का, रिपीट कर रहा हूं वर्ड समझना, वर्ड बड़े काम के हैं यहां पर। पहला वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, वॉलंटरी मतलब विलिंगली, अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से। पोजीशन बोलते हैं कंट्रोल को, कोई सामान मेरे कंट्रोल में है इसे पोजीशन कहते हैं, किसी सामान पे मेरी ओनरशिप है इसे क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। देयर थ्री वर्ड्स गाइस, अगर पोजीशन वर्ड कहीं भी मिलेगा इस पूरे एक्ट में याद रखना पोजीशन मतलब कंट्रोल होता है, कोई सामान ओनरशिप नहीं है। एग्जांपल आपका मोबाइल फोन मेरे पास आपने 1 घंटे के लिए यूज करने के लिए दिया, तो आपका मोबाइल फोन अगर 1 घंटे के लिए मेरे पास था तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल में था, दैट इज कॉल्ड पोजीशन में था, मैं उस सामान का मालिक नहीं बन गया, पहली बात। तो वर्ड क्या है, डिलीवरी का मतलब होता है बेटा, डिलीवरी मींस वॉलंटरली ट्रांसफर, अपनी मर्जी से किसी को गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करने को डिलीवरी बोलते हैं। ओके आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड आया गुड्स का मतलब क्या, हमने अभी वर्ड भी यूज किया था, गुड्स सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 7, और गुड्स वाला वर्ड याद रखना इसके अंदर, वर्ड समझना क्या बोल रहा हूं, वही बोला एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल गुड्स, किसी भी टाइप की मूवेबल नेचर की जो गुड्स होती हैं उन्हीं को हम अपने एक्ट में गुड्स का दर्जा देंगे, नंबर 1। अब दो बातें आती हैं, क्या इसमें क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, ऑलवेज रिमेंबर मनी का मतलब यहां पर है करंट करेंसी, मतलब जो आज के दिन हम करेंसी यूज करते हैं बेटा उसे कहते हैं मनी का पार्ट। इन शॉर्ट जो आपके पास रिजर्व ऑफ इंडिया ने छापा ना नोट आप यूज कर रहे हो ना वो मनी का पार्ट है, मनी इज नॉट ए पार्ट ऑफ गुड। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो पहले 500,000 के नोट बंद हो गए वो आज क्या कहलाएंगे, वो गुड्स कहलाएंगे, क्योंकि आज वो करेंसी का पार्ट नहीं है, नंबर 1। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है बेटा ऐसी कोई भी गुड्स जिनके अगेंस्ट में कोई लोन वगैरह लिया गया, कोई प्लेज रखा गया, आपने कोई सिक्योरिटी रख दी, आपने कोई मॉर्टगेज रख दिया, गुड्स रखी है, लोन लिया है, तो जिनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारे पास में मॉर्टगेज या प्लेज जैसे वर्ड को इंक्लूड करता है, आंसर इज नो, इट डज नॉट इंक्लूड मॉर्टगेज और इट डज नॉट इंक्लूड प्लेज, तो ये भी नहीं आएगा और प्लस में करेंसी भी नहीं आएगा। आगे आता हूं, और तीसरा पार्ट क्या है, और लैंड एंड बिल्डिंग की सेल परचेज भी यहां पर गुड्स का हिस्सा नहीं मानी जाती है, तीसरी बात। आगे आता हूं, अब इंक्लूड क्या क्या है, नॉर्मली तो हमने एक वर्ड समझ लिया कि सारे के सारे मूवेबल नेचर के आइटम्स इसकी गुड्स का पार्ट बनते हैं, लेकिन क्या क्या स्पेसिफिकली जिनको अगर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए एग्जांपल के लिए व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो क्वेश्चन ये आया कि आपको पता होना चाहिए कुछ आइटम्स हैं जो इनको गुड्स का हिस्सा माना गया। नंबर 1 कौन सा है, एग्जांपल स्टॉक एंड शेयर, जब शेयर वगैरह करते हो, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट, लैंड, लैंड नहीं वो चीजें जो लैंड से जुड़ी हुई हैं, एग्जांपल सुनना ध्यान से, स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग जो फसलें हैं खेतों में लगी हुई है, ग्रास, तो ग्रास को एक प्लेस से सेकेंडरी शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा लैंड से जुड़ी चीजें ध्यान रखना जो एक्चुअली जिन्हें वहां से लैंड से सेपरेट जमीन से उठा के उखाड़ के आप कहीं और पर शिफ्ट कर सकते हो, उसे गुड्स का हिस्सा माना जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आई कैन यूज द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, सुनना बिजली बिकती है ना भैया, मूवेबल गुड्स का पार्ट है, गैस किसका पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ये भी गुड्स का हिस्सा है। और सुन लो गुडविल, गुडविल बेचते हो ना, गुडविल, कॉपीराइट, कॉपीराइट और
ट्रेडमार्क, ये भी क्या है मेरे लाल, ये भी हमारे गुड्स का हिस्सा है, ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे बेच सकते हो। तो नॉर्मली ये सारे के सारे आइटम कौन है भाई, गुड्स का हिस्सा माना जाएगा। बट मेनली पॉइंट क्या याद रखना है, मेनली हमें याद रखना है गुड्स का मतलब वो सारी टाइप की गुड्स जो कि मूवेबल नेचर की हैं, उन्हें गुड्स कहा जाएगा। नंबर 3 आगे आता हूं। अब आया वर्ड की, बताओ भैया डेफिनेशन नंबर नेक्स्ट, फ्यूचर गुड्स, दैट इज सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 6 क्या बोलता है पढ़ना। फ्यूचर गुड का मतलब क्या है, दो शब्द देखो गुड्स की डेफिनेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ वर्ड्स याद रखने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्ड है, बोला फ्यूचर गुड्स का मतलब कौन से भैया, गुड्स मतलब ऐसी गुड जिन्हें मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट बना है, आज आपने डिसाइड किया कि भैया मुझे 500 डेनिम जींस चाहिए, मैन्युफैक्चर के पास गए 500 डेनिम जींस चाहिए, इस ब्रांडिंग की, इस डिजाइन की चाहिए, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट सामान बन के तैयार नहीं हुआ, फ्यूचर में मिलेगा, तो दोज गुड्स व्हिच विल बी प्रोड्यूस इन फ्यूचर, कब, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तब उन्हें फ्यूचर गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड गाइस, नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्राइस। प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस का मीनिंग डेवन से जानते हैं, प्राइस का मतलब होता है भैया जिस मनी कंसिडरेशन, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो भाई, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट चाहे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाला हो या कोई और कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ड कॉमन मिलेगा कि जब कंसिडरेशन किया जाए, बदले में कुछ मिलता है, तो उसी को मनी कंसिडरेशन, मतलब इन शॉर्ट द अमाउंट जो कि आप एक्सचेंज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट अमाउंट विल बी टर्म्ड एज प्राइस, उसे प्राइस कहा जाता है। अब प्राइस के रिगार्डिंग दो बातें हैं, प्राइस कौन से वाला, बोला भैया दो चीजें हैं, पहला तो या तो जो प्राइस आपने अग्री किया था, अग्रीमेंट वाला प्राइस। अब कॉमन सी बात है, अगर बायर या सेलर आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि वो किस अमाउंट के ऊपर गुड्स को बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड अग्रीमेंट वाला प्राइस, या फिर एक ऐसा प्राइस जिसे पहले से रिजर्व रखा हुआ है, रिजर्व प्राइस, अग्रीमेंट प्राइस। नॉर्मल केस में प्राइस का डिसीजन, प्राइस क्या होगा, इस मनी कंसिडरेशन क्या होगा, इसका डिसीजन बायर सेलर पहले कर लेते हैं। तो या तो आपने आज एग्री किया कि भैया इस प्राइस के ऊपर 500 रुपए में, 1000 रुपए में बेचेंगे, तो अग्रीमेंट प्राइस है। या एग्जांपल के लिए मान लो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया आज, ठीक है, और डिसाइड किया कि फ्यूचर में 1 साल तक हमारे पास में हम 500 रुपए का आइटम लेंगे वाला, 500 रुपए चार्ज करेंगे इस प्राइस की, तो पॉइंट इज रिजर्व प्राइस बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट सेलर ने डिसाइड कर लिया, बायर ने डिसाइड कर लिया कि कौन सा प्राइस आगे तक चलता रहेगा, और रिजर्व प्राइस का वर्ड हमारे पास ऑक्शन सेल में भी आने वाला है, वो पढ़ेंगे इस बारे में हम, आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, स्पीडली पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 11 बात करता है प्रॉपर्टी के बारे में, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, लेकिन ध्यान रखना प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप है, लेकिन दो वर्ड अलग आते हैं। पहला वर्ड आता है प्रॉपर्टी में दो चीजें, पहली जनरल प्रॉपर्टी, दूसरी है स्पेशल प्रॉपर्टी। अगर आपको जनरल प्रॉपर्टी वर्ड लिखा मिल रहा है, या फिर सुनना, या फिर आपको ओनली प्रॉपर्टी वर्ड लिखा मिल रहा है, इसका मतलब होता है ओनरशिप, मालिकाना हक बोलते हैं, कि आपके पास उस गुड्स का मालिकाना हक है, आप मालिक हो उस गुड्स के, याद रखना। बट अगर आपके पास कहीं पर स्पेशल प्रॉपर्टी वर्ड दिखा, इसका मतलब होता है पोजीशन, मतलब कंट्रोल, कंट्रोल कहो या कस्टडी बोलो, मतलब सेम है भाई, ध्यान रखना। तो वर्ड क्या है, प्रॉपर्टी में दो चीजें हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन में कहीं भी ओनली प्रॉपर्टी वर्ड लिखा मिल जाए यारो, उसका मतलब है ओनरशिप, मालिकाना हक, आप मालिक हो उस सामान के। लेट्स सपोज मैं कहता हूं एग्जांपल ये वाला है, एग्जांपल ये पेंसिल है, तो भैया इस पेंसिल एग्जांपल मैंने खरीदी है, मेरे पास है, तो कौन सा है भाई, कंट्रोल तो मेरे पास है ही, बट मैं इसके पास, मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी भी है, और प्रॉपर्टी के और भी नाम है, प्रॉपर्टी कहो, ओनरशिप कहो, या इसी को बोलते हैं बेटा टाइटल। ये 3 नाम है, टाइटल कहो, प्रॉपर्टी कहो, या कहो ओनरशिप, तीनों का मतलब सेम रहेगा, याद रहेगी बातें। डेफिनेशन क्लियर है, बताओ मुझे, डन डन डन। बायर कौन है, सेलर कौन है, डिलीवरी किसको बोलता है, गुड्स किसको बोलते हैं, थोड़ा स्पीड अप में चलता रहूंगा, ध्यान रखना। ओके आगे आता हूं। नेक्स्ट है, अगला है स्पेसिफिक गुड्स। तो अक्सर स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या है, फ्यूचर कौन सी थी, जो फ्यूचर में बनके तैयार होंगे, कॉन्ट्रैक्ट आज किया है। बट सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 14 कहता है स्पेशल गुड्स का मतलब होता है ऐसी गुड्स जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया, जिन्हें अग्री किया गया। मतलब सर, मतलब ये बेटा, आपने अग्रीमेंट करने से पहले गुड्स को पहचाना था कि भैया यही वाला सामान चाहिए, इसके ऊपर ये वाला निशान है, इस पे ये वाली ब्रांडिंग है। इंश्योर कहने का मतलब जिन गुड्स को बायर ने खरीदने से पहले आइडेंटिफाई किया, पहचाना, और उसके बाद उनके ऊपर अग्रीमेंट किया, तो ऐसी गुड्स को आप स्पेसिफिक गुड्स कहते हो, याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन, अगर दोनों चीजें अप्लाई होंगी तभी गुड्स स्पेसिफिक गुड्स कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। आगे आता हूं, नेक्स्ट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ, कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं। अब बताओ मुझे, यहां कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग वही है भाई जो हमने अपने पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सीखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, विच मींस आई कैन यूज द वर्ड कि ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसे लॉ करने से परमिशन दे रहा है।
लोग कहते हैं भैया ओके कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और आप जानते हो यहां वर्ड क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो याद रखना सेल के रिगार्डिंग दो पार्टीज हैं, बायर एंड सेलर। तो बायर एंड सेलर आपस में मिलके जो अग्रीमेंट कर रहे हो जिसे लॉ एनफोर्स कर देगा उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। लेकिन इसकी लीगल डेफिनेशन क्या बोलती है, पढ़ना क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किसको बोलते हैं, जहां पर वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर। गाइस यहां पे दो कंसेप्ट निकल के आएंगे, दोनों समझना ध्यान से। पहला वर्ड क्या है, सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। एक दो तीन, तीन बातें। पहली बात क्या बोली, ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब भैया आप सामने वाले व्यक्ति को पास कर रहे हो ओनरशिप। अग्री मतलब अग्रीमेंट टू सेल, द वर्ड अग्री मतलब अग्रीमेंट टू सेल। और ये क्या है, ट्रांसफर मतलब सेल। तो दो कंसेप्ट निकलते हैं, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। याद रखना द टू कंसेप्ट, वन इज कॉल्ड सेल, अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट टू सेल। तो लोग कहते हैं भैया सिंपल सी बात, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दे रहा है, मतलब आपने ट्रांसफर कर दी कि ले भैया आज से तो मालिक बन गया सामान का, तो उसे सेल कहते हैं। बट जहां पर ये हो कि गुड्स तो बेच रहा हूं बट ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं करूंगा। एग्जांपल मुझे बताओ, जब आप लोग मान लो गाड़ी लेके आते हो घर में, रिमेंबर बाइक खरीदते हो, तो अक्सर इंडिया में मैक्सिमम लोग फाइनेंस करवाते हैं गाड़ी को। फाइनेंस का मतलब कि आज एक काम करो, डाउन पेमेंट ले लो और बाद में किस्तें चलती रहेंगी, होता है। तो पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट क्या समझ में आया कि आज कह रहे किस्तें चलती रहेंगी, मतलब क्या है, आपने बोला कि आज कुछ अमाउंट ले लो और इंस्टॉलमेंट चलती है, इसको बोलते हैं हायर परचेज। पढ़ते हो तो वर्ड ये आता है कि ओनरशिप कब मिलेगी, क्या जिस दिन गाड़ी आप घर पे लेके आए डाउन पेमेंट देके तो मालिक आप बन गए, आंसर इज नो। मालिक तब तक सेलर ही रहेगा, याद रखना। सेलर मतलब क्या करेगा, सेलर बोलेगा भैया कि मैं जिस दिन आपकी पूरी पेमेंट आएगी उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा। नंबर टू, तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट सेल दो टाइप का होता है, लिख दूं वर्ड मेंशन करते हैं इसको, वर्ड्स कॉल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। याद रखना कॉन्ट्रैक्ट सेल में दो आइटम्स है गाइस, नंबर वन इज कॉल सेल, अदर इज कॉल अग्रीमेंट टू सेल। ये दो ऐसे वर्ड हैं जो पूरे आपके पास में पूरे एक्ट में बार बार आएंगे, याद रखना। तो पहला वर्ड क्या है, सेल का मतलब जहां पर ओनरशिप मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर ऑन इमीडिएट बेसिस। एक हाथ से पैसा लिया, दूसरे हाथ से मालिकाना हक भी दे दिया इमीडिएटली। दूसरा अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर। जहां पर प्रॉपर्टी ओनरशिप कब दे रहे हो आप, फ्यूचर में दे रहे हो। तो फ्यूचर में कब दोगे, जब वो आपको पूरा पैसा चुका देगा फॉर ए प्राइस। यहां भी प्राइस और यहां भी प्राइस, मतलब पैसे तो लोगे बट फर्क क्या है भैया, फर्क ये यहां पर इमीडिएटली प्राइस लिया और ओनरशिप दे दी। एग्जांपल मुझे बताओ, मैं मार्केट में गया और मुझे आइसक्रीम खानी थी, मैंने एक हाथ से आइसक्रीम ली और सेकंड हाथ से उसको 100 रुपए दे दिए। एग्जांपल भैया 100 वाली लूंगा आइसक्रीम, हाँ है ना, मैग्नम वाली आइसक्रीम दे दे मेरे को, तो 100 रुपए दिए आइसक्रीम दी, दैट मींस ओनरशिप मेरे पास ट्रांसफर हो गई। बट माय क्वेश्चन इज अगेन, जब मैं गाड़ी खरीदने गया तो मैंने डाउन पेमेंट दिया और मेरे को ओनरशिप नहीं मिली, वो कौन से, अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। तो वही डेफिनेशन यहां पर है बेटा। नंबर वन याद रखना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलर ट्रांसफर कर रहा है तो सेल, अग्री टू ट्रांसफर कर रहा है कि भैया प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा फ्यूचर के अंदर, तो उसे बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल। बदले में क्या है, प्राइस के बदले। तो ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां सेलर ने अग्री किया या बेच दे दिया, ट्रांसफर कर दिया ओनरशिप को, तो ओनरशिप ट्रांसफर मस्ट है, ध्यान रखना। जब तक किसी बायर के पास में मालिकाना हक नहीं जाएगा वो बायर नहीं कहलाएगा, प्रैक्टिकली वो लीगल बायर नहीं कहलाएगा। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड लिखे हुए यहाँ पे, वर्ड इज कॉल, इसमें दोनों आइटम आते हैं, सेल भी, अग्रीमेंट टू सेल दोनों वर्ड आते हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेशन, ये हमने रिवाइज कर लिया गाइस। समझ में आ गया आप लोगों को, थोड़ा स्पीड में चलने वाला हूं, समझ में आया, आगे बढ़ूं, आगे आते हैं। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट। अब पॉइंट समझना, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बात समझना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आता है असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड, जिसको नाम देते हैं हम अच्छी बहू के संस्कार। तो बात तो यहां पर भी वही है भैया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है बताओ, कॉन्ट्रैक्ट का कॉमन नेचर है गाइस। मैं यहां भी वर्ड बोलूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आई कैन यूज द वर्ड ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वैलिड का मतलब होता है लॉफुल, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसे लॉ परमिशन देगा, लॉ पार्टीज को लीगल राइट्स देगा। इन शॉर्ट, कल को मान लो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया तो बायर सेलर पे, सेलर बायर पे एक्शन ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। तो पॉइंट इज कॉल्ड, उसी को वैलिड या लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वर्ड आया कि कभी भी बताना मुझे, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की एसेंशियल एलिमेंट क्या है, मतलब इन शॉर्ट वो सारी कंडीशन बताओ जिनका पूरा होना मैंडेटरी है। आपने आज डिसाइड तो कर लिया, अब बताओ चोरी का सामान है आपके पास में, अब उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्वेश्चन अगला भी चोरी कहलाएगा,
हम बात करेंगे उसके बारे में। पॉइंट ये है कि क्या एक कॉन्ट्रैक्ट सेल जब बनाया जाता है तो वो वैलिड कब होगा? तो आंसर है गाइस, अगर उसकी ये सारी एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल होंगी तब होगा। तो नंबर 1 क्या है? सबसे पहला बेटा, दो पार्टी होनी चाहिए। दो पार्टी यहां कौन होंगी? कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिस होता है, यहां कौन होता है? आंसर इज बायर एंड सेलर। एक बायर, एक सेलर, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? याद रखना, हमने पहले लिख लिया, ओनली और ओनली मूवेबल गुड्स। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट सेल हमेशा किसके लिए होगा? गुड्स मतलब मूवेबल गुड्स के लिए होगा। यहां पर आप लैंड बिल्डिंग की सेल को लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ओके? ना ही एक्ट उसको डील भी करता है, ओके? तीसरा वर्ड आया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर। देखो यहां वर्ड समझना। अब यहां सिर्फ प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है तो मैं तो कंफ्यूज हो गया, भैया प्रॉपर्टी कौन सी वाली है? अब क्वेश्चन ने पूछ लिया आपसे जनरल प्रॉपर्टी या स्पेशल प्रॉपर्टी, बताओ क्या आंसर करके आओगे? ऑब्वियस आंसर है भाई, अगर प्रॉपर्टी की बात की गई और अकेला प्रॉपर्टी वर्ड दिख रहा है, हम उसे हमेशा जनरल प्रॉपर्टी बोलेंगे, विच मीन ओनरशिप बोलेंगे। तो लोग कहता है भैया अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होना मैंडेटरी और ओनरशिप जनरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आगे आता हूं। उसके बाद क्या गुड डिलीवरी होनी चाहिए? ऑब्वियस होनी चाहिए भाई। आप ओनरशिप दे रहे हो बट साथ में आपको डिलीवरी भी देनी है। तो डिलीवरी के रिगार्डिंग या तो आपने डिलीवरी हैंड टू हैंड दे दी, या किस्तों में दे रहे हो, या फ्यूचर में दे रहे हो। तो किस्तों और फ्यूचर को बोलते हैं बेटा अग्रीमेंट टू सेल। याद आया? अग्रीमेंट टू सेल ये उस पार्ट का बन जाएगा, लेकिन इमीडिएट का मतलब है सेल। तो याद रखना, डिलीवरी होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। आगे आता हूं। प्राइस होना चाहिए, ऑब्वियस। कंसिडरेशन इज ए मस्ट कंडीशन। अब अगेन 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 सुनो ध्यान से, दो पार्टी है, प्रॉपर्टी मूवेबल नेचर की होगी, ट्रांसफर होना चाहिए ओनरशिप का, डिलीवरी भी होनी चाहिए, बट क्वेश्चन इज कंसिडरेशन इज में मस्ट। कॉन्ट्रैक्ट और सेल में कंसिडरेशन। अब सोचो एग्जांपल के लिए, एक बायर एंड सेलर के बीच में जब गुड्स का लेन देन, ट्रांजैक्शन लेन देन हो रहा है, तो समय पर प्राइस तो होगा ना? होगा। ऑब्जेक्ट भी होगा ना? होगा। बट क्वेश्चन है कि कंसिडरेशन कितने टाइप का हो सकता है? गाइस 3 टाइप याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर द 3 कैटेगरी। नंबर 1 इज कॉल्ड कैश कंसिडरेशन, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं वैसे तो। कैश कंसिडरेशन, कैश का मतलब है भैया सिंपल सी बात, एक गुड्स के बदले पैसा, जो कैश कंसिडरेशन बोलते हैं। नंबर 2 इज पार्टली कैश पार्टली काइंड। पार्टली कैश और पार्टली काइंड, विच मींस कहने का मतलब क्या है? अब लेट्स सपोज मैं अपनी गाड़ी आपको बेच रहा हूं, अगर आपने गाड़ी के बदले मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, मतलब 5 लाख की गाड़ी बेच रहा था, गाड़ी के बदले 5 लाख रुपए दे दिए, तो गाड़ी ऑब्जेक्ट है और 5 लाख रुपए प्राइस है, तो इसे बोलते हैं कैश कंसिडरेशन, नंबर 1। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं गाड़ी बेच रहा हूं और गाड़ी के बदले मुझे आपकी बुलेट बाइक, आपकी बाइक और साथ में 2 लाख रुपए चाहिए, तो आप गाड़ी के बदले एक बाइक और पैसा दोनों दे रहे हो, तो इसे बोलते हैं पार्टली कैश पार्टली काइंड। याद रखना, इसी को बोलते हैं। किसी गुड्स के बदले में आप बदले में गुड्स भी दे रहे हो और पैसा भी दे रहे हो, उसे पार्टली कैश पार्टली काइंड बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक होता है ओनली काइंड। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ओनली काइंड का मतलब गुड्स के बदले गुड्स, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, वो वाला पार्ट हमारा सेल ऑफ गुड्स डील नहीं करता। ऑलवेज रिमेंबर, अगर जब भी कहा जाए ना कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रही है, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, याद रखना, वो पार्ट, वो ट्रांजैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी वेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रीजन इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट बार्टर सिस्टम को डील नहीं करता। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंडीशनल हो सकता है? आंसर इज यस, इट मे बी कंडीशनल। अब कंडीशन का मतलब क्या है? कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा 5 लाख रुपए में, अगर मेरा लॉयर मुझे हाँ करेगा तो क्वेश्चन है, मेरे लॉयर से पूछूंगा पहले, उसने हाँ किया तो 5 लाख में गाड़ी बेच दूंगा। तो क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो गाड़ी और 5 लाख रुपए का, बट कंडीशन क्या है? लॉयर से पूछना। क्या पॉसिबल है? हाँ, हो सकती है। तो लोग कहते हैं भैया आपके पास हो सकता है कंडीशन ना हो, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट, और कंडीशन हो तो भी चलेगा, तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड रहेगा। आगे आता हूं। नेक्स्ट कह रहा है इसके अलावा बाकी सारी बातें यहां डाल दी भाई। ये वाला प्रोविजन क्या है? कह रहा है ऑल दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब याद रखना, जितने सारे एसेंशियल एलिमेंट हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट, ये सब कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब, ये सारे एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, साथ में वो सारे एसेंशियल एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो भी यहां प्रेजेंट होने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ये होता है हमारा एसेंशियल एलिमेंट वाला पार्ट, डेफिनेशन वाला पार्ट, इंट्रो वाला पार्ट। आगे बढ़ सकता हूं मैं? यहां तक क्लियर है गाइस? चलो 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 चलो। अब आता है हमारे उन टॉपिक का नंबर जो कि है आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंटेंट।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंटेंट किसके ऊपर आएगा, आओ बात करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर नोट्स मैंने दिया आपको, बट फास्ट रिवीजन इसलिए लिखने वाला पार्ट कम रहेगा, समझाऊंगा, पूरा ध्यान रखना। अब सुनो भाई लोगों, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशंस एंड वारंटी गाइस, ध्यान रखना। एक बार में समझ में आएगा, बस सुन लेना, पूरा समझा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा पूरा ढंग से। पहला वर्ड, कंडीशन किसे कहा जाता है और वारंटी किसे कहा जाता है। क्या वारंटी का मीनिंग जो हम आज तक सुनते हैं वो मीनिंग अलग था और ये मीनिंग अलग? आंसर इज यस गाइस, ध्यान रखना, क्योंकि वारंटी का मीनिंग एक्चुअली क्या है वो समझना। दो टॉपिक हैं, वन इज कॉल्ड कंडीशन व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, वारंटी सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3। तो दो बातें आती हैं, किसे कहा जाए, कंडीशन किसे बोलते हैं, वारंटी। आओ पढ़ते हैं, पहली बात समझना, रिवाइज करते हैं। कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है। तो नंबर 1 कंडीशन को डिफाइन किया सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 के अंदर, वारंटी सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 के अंदर। होता क्या समझना, कंडीशन रेफर्स टू, गाइस समझना, कंडीशन रेफर्स टू द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीन शब्द हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड डेफिनेशन पढ़ना, कोलेटरल रिक्वायरमेंट टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर फर्क क्या दोनों में, फर्क समझो, फर्क क्या है। रिक्वायरमेंट का लीगल वर्ड है, जो लीगल वर्ड है वो है स्टिपुलेशन। तो कहीं पर स्टिपुलेशन लिखा मिले मतलब रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, ये वर्ड का मतलब ही रिक्वायरमेंट होता है। तो लोग कहता है भैया एक बात सुनो, किसी कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट, आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट और सेल की बात कर रहा हूं, आप जब कोई सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उस समय पर उस कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या थी, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किस पर्पस के लिए किया, मेन पर्पस क्या था, उसको कंडीशन कहा जाता है। और अगर मैं कहता हूं दूसरा वर्ड, आपका मेन पर्पस नहीं, आपका सेकंड पर्पस, उसे कोलेक्टर पर्पस का, कोलेक्टर मतलब कनेक्टेड पर्पस बोलते हैं। द वर्ड कोलेक्टर मींस रिलेटेड बोलते हैं, गुड्स को बोलते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब वो आइटम जो आपके कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है। सर कहने का मतलब, एग्जांपल लोग, एग्जांपल सुनो ध्यान से, क्लैरिटी मिलेगी ध्यान से। मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए बेटा, सुनो ध्यान से। मैं एक मोबाइल फोन खरीदने एक शॉप पे पहुंचा, एग्जांपल समझना, मैं एक मोबाइल फोन परचेज करने एक शॉप पे पहुंचा, वहां जाके मैंने बोला भैया मुझे मोबाइल फोन चाहिए। बोला कितने का चाहिए, मतलब 6,000 रुपए का। सुनना, 6,000 रुपए का एक फोन, मोबाइल फोन चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट है, हो रहा है, किसका हो रहा है, मोबाइल फोन और पैसे का, अमाउंट भी फिक्स है। बट मैंने बोला मुझे फोन ऐसा चाहिए जिसपे व्हाट्सएप चल जाए। क्या बोल रहा हूं, जिसपे व्हाट्सएप चलता हो। व्हाट्सएप मेरी पहली रिक्वायरमेंट है, फोन कोई भी हो, मुझे तो भैया पैसे मेरे पास नहीं है, मुझे तो एक ऐसा फोन चाहिए जो कि जिसपे व्हाट्सएप चलता हो। और एग्जांपल मैं कह रहा हूं 6 दिन 10,000 रुपए दे दो मेरे को फोन, एग्जांपल मिनिमम फोन खरीद रहा हूं। अब बात समझना, मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्टेक्ट तो फोन के लिए है, बट रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है बेटा व्हाट्सएप। और यहां पर याद रखो, मैंने अपनी रेगुलर क्लास में एग्जांपल दिया था लेह लद्दाख वाला, बुलेट बाइक वाला एग्जांपल, यहां एग्जांपल चेंज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं बताओ मुझे, तो अगर मुझे बताओ मैं फोन लेके आया, मैंने उसको 10,000 रुपए, एग्जांपल 10,000 का फोन उसने मुझे दिया, और उसमें व्हाट्सएप नहीं चलता, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, बट जिस मेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर वो पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, तो क्या मैं इसे बोलूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो किया बट उसका मेन पर्पस जो था उसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो क्या बोलोगे, इसे बोलेंगे ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन। और जब जब कंडीशन टूटती है, आपको मतलब एग्रीड पार्टी को दो राइट मिलते हैं। फर्स्ट राइट इज राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, रेपुडिएट बोलता है रिजेक्ट को। आप चाहो तो अगर जब भी कंडीशन टूटेगी, मतलब इंश्योर जिस मेन पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही फुलफिल नहीं हुआ, तो आप उस सामान को रिजेक्ट मतलब वापस करके अपना पैसा ले सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, और साथ में अगर कोई नुकसान आपको हुआ, डैमेज बोलते हैं मॉनेटरी कंपनसेशन को, तो अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो वो नुकसान भी आप सामने वाली पार्टी से क्लेम कर सकते हो, इसे बोलते हैं दो डैमेज। तो याद रखना, कंडीशन जब जब टूटेगी, मतलब इंश्योर एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आपको दो अधिकार मिलते हैं, बायर गुड्स को वापस भी कर सकता है, पैसा ले सकता है, और प्लस में कोई अगर नुकसान हुआ तो डैमेज भी क्लेम कर सकता है, दूसरी कंडीशन। तीसरी बात है हमारे पास में आया, किसे बोलता है वारंटी। तो वारंटी मतलब क्या है, कोलेटरल रिक्वायरमेंट। एग्जांपल सुनना, मैं मोबाइल फोन लेने गया था, तो मैंने बोला भैया, सुनना, मैंने बोला भैया इस फोन के अंदर व्हाट्सएप चलना चाहिए। बोला ठीक है, अब इसकी बैटरी कितनी चलेगी, सुनना क्या बोल रहा हूं, मोबाइल फोन खरीदना मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसमें व्हाट्सएप चलना चाहिए, बट मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा हूं, उसके बाद वाली रिक्वायरमेंट कि भैया इसकी बैटरी कितने घंटे चल जाती है। तो उसने बोला भैया 10 घंटे बैटरी चलेगी, 10 घंटे से पहले फोन ऑफ नहीं होगा किसी भी हाल में, कितना यूज कर लो इस फोन को, कुछ भी चला लो।
अब हुआ क्या गाइस, समझना। तो ऐसे केस में जब मुझे सेकंड रिक्वायरमेंट बताई, असेंशियल के बाद रिक्वायरमेंट बताई, उसे बोलता है कोलेक्टर रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आया, अब बताओ यारो, अगर मेरी फोन में फोन लेके आया, फोन के अंदर फोन लेके आया और फोन में व्हाट्सएप चल रहा था, बट उस फोन 2 घंटे में ही ऑफ हो जा रहा, 2 घंटे से ऊपर बैटरी चल नहीं रही उसकी। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, इसमें मुझे सोच के बताओ कि ऐसी कंडीशन में क्या मैं फोन वापस कर सकता हूं? कोई पॉइंट क्या है, मेरी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट टूट गई, मेरी जो इच्छा सेकंड थी वो टूट गई, फोन नहीं चल रहा टाइमिंग पे, बट मेरी असेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। तो लोग कहता है भैया रिलेटेड रिक्वायरमेंट, जो रिलेटेड अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो उसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। और वारंटी के ब्रीच होने पर आपको राइट टू रेपुडिएट तो नहीं मिलता, यू कैन नॉट रिजेक्ट द गुड, बट यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। आप डैमेज के लिए क्लेम कर पाओगे। सेम एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था कि बाइक लेके लेह लद्दाख गया था, तो मैंने बोला लेह लद्दाख जाना मेरी प्राइमरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी, मैं पहुंच गया, बट उसने कहा था भैया ये बाइक आपको कम से कम 20 लीटर पर किलोमीटर का एवरेज देगी, उसने कहा था, बट एवरेज है 10 किलोमीटर का। तो क्वेश्चन इज मेरा पेट्रोल ज्यादा लग गया, तो डैमेज का हिस्सा है, ध्यान रखना। तो याद रखना, वारंटी के टूटने पर आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, बट कंडीशन टूटने पर आप सामान को वापस भी कर सकते हो और अपना डैमेज भी ले सकते हो। तो ये दो मीनिंग है किसके, कंडीशन और वारंटी की। तो अब नंबर आया हमारे पास में, कंडीशन और वारंटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, ध्यान रखना। पहला हमारे पास में है एक्सप्रेस, दूसरा है इम्प्लाइड। याद रखना 2 बातें हैं कि कंडीशन वारंटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है एक्सप्रेस, मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस ऑलवेज मींस जिसे बोलकर या लिखकर बताया गया, बाय वर्ड्स और रिटन। ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई वारंटी जो आपके गुड्स के ऊपर ही लिखी गई है। पहले से एग्जांपल सुनो ध्यान से। घर में हम यूज करते हैं ना ऑल आउट, मच्छर मारने की दवाई यूज करते हैं, मच्छर लगाने मार देगा, ठीक है, तो उसमें पीछे लिखा होता है कि बच्चों की रीत से दूर रखो। तो क्या है वो, दैट कॉशन मींस कंडीशन दी है, वहां पे मेंशन किया है कि इसे ऐसे यूज मत करना, इसको आपको बच्चों, ये थोड़ी बोलोगे बोले बेटा कहां जा रहा है, ले पिज्जा, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन इज गाइस, जो चीजें पहले से लिख दी गई आपके साथ में या बता दी गई सर की साइड से, उसे बोलते हैं एक्सप्रेस कंडीशन या एक्सप्रेस वारंटी बोलते हैं। दूसरा है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है जिसे लोग कहता है भैया प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब ना तो बोलकर बताई गई ना लिखकर बताई गई। मतलब इन शॉर्ट, अगर सेलर आपको बायर को बोलकर या लिखकर पहले से बताए ना कि कंडीशन वारंटी क्या है, तो उस केस में लोग कहता है कुछ ऐसी चीजें जो पहले से ही प्रेजेंट प्रिज्यूम करेगा लो कि प्रेजेंट होनी चाहिए। प्रिज्यूम मतलब लो मानकर चलेगा भैया कि अगर आपने नहीं बताया, सेलर ने नहीं बताया, तब भी गुड्स में ये कंडीशन वारंटी अप्लाई होनी चाहिए। एग्जांपल सुनना, एग्जांपल मुझे बताओ, आप मार्केट से कोई सामान लेके आते हो, गुड्स खरीद के लेके आते हो, तो क्या सभी सामान पे लिखा होता है क्या कि क्वालिटी वाइज परफेक्ट है? आंसर इज नो। कि क्वालिटी अच्छी रहेगी? आंसर इज नो। कि चोरी का माल नहीं लिखा है कि ये सामान खरीद लो, चोरी का सामान नहीं है, ऐसा होता है? आंसर इज नो। तो क्वेश्चन इज, क्या अगर लिखा नहीं है तो होनी भी नहीं चाहिए क्या? होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही पार्ट बनता है कि कौन कौन से वो केसेस हैं जो इंप्लाइड कंडीशन के हैं, कौन से वारंटी के हैं। अब एक बात याद रखना, कंडीशन चाहे कोई भी हो, चाहे एक्सप्रेस हो या इंप्लाइड हो, अगर कंडीशन टूटेगी, अगर कंडीशन ब्रीच होगी, तो भैया 2 अधिकार मिलेंगे बायर को। पहला है राइट टू रेपुडिएट। इन सारी केस में बायर सामान को वापस करके, रिजेक्ट करके अपना प्राइस ले पाएगा वापस। नंबर 2, अगर उसे कोई नुकसान हुआ है, डैमेजेस, तो उसके लिए मॉनेटरी कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। बट सेम वारंटी वाले पार्ट में रेपुडिएट तो नहीं है, बट वारंटी अगर ब्रीच मतलब टूटती है, विखंडन होता है, तो ओनली क्या मिलता है, ओनली द अग्रीड पार्टी कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। या अग्रीड पार्टी मतलब कौन? वो बायर जिसे नुकसान हो डैमेज क्लेम कर पाएगा, लेकिन उसके पास में रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो गाइस बात करते हैं, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे छोड़ के नहीं जाना किसी भी हाल के अंदर। क्या है सुनना भाई, इंप्लाइड कंडीशन के कौन कौन से हैं, इंप्लाइड वारंटी केस कौन कौन से हैं भाई, यही 2 पार्ट इसके अंदर आते हैं। पहला समझना, फर्स्ट बोला अगर इंप्लाइड कंडीशन की बात करते हैं, समझना ध्यान से। इंप्लाइड कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जो कि गुड्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब एग्जांपल मुझे बताना, सोच के रिप्लाई करना, दिमाग लगाना, क्या आंसर इसका आ सकता है। पहला, सेल बाय सैंपल। अब बताओ, अगर सैंपल कोई आपने कोई सामान बेचा, सेलर सामान गुड्स बेच रहा है, और अगर वो सैंपल दिखा रहा है कि भैया देखो ये सामान, बाकी सामान ऐसा मिलेगा। एग्जांपल के लिए मान लो मैं राइस खरीदने गया, तो राइस की क्या करते हैं, थोड़ा सा राइस निकाल के लेके आएंगे, देखो भैया राइस ऐसा मिलेगा, तो उस सैंपल को देख के बोलता हूं भैया काम को 10 किलो पैक कर दो। तो पॉइंट क्या है, सैंपल जैसा है
उसका बाकी सामान भी वैसा ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये आया कि बताओ बेटा, अगर सैंपल दिखा के सेलर ने सेम सामान नहीं दिया तो क्या इसे ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन कहेंगे? आंसर इज यस। तो इसको भी क्या बोलेंगे? इसे हम ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन बोलेंगे अगर सैंपल अकॉर्डिंग गुड्स नहीं मिलती है। नंबर टू इज सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। मतलब क्या? दो वर्ड समझना गाइस। सैंपल का मीनिंग समझ में तुम्हें आ गया? सैंपल का मतलब क्या है कि जो सैंपल जो आइटम दिखा रहे हो, एग्जांपल मुझे बताओ, पूरी दुनिया के अंदर टोबैको, तंबाकू जो होता है ना, टोबैको की सेल सैंपल के थ्रू ही होती है। अब सैंपल दिखाया कि गुड सेम नहीं निकली तो इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन का होगा। आपके दो अधिकार आएंगे, कौन से? एक तो राइट टू रेपुडिएट और राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। नंबर टू डिस्क्रिप्शन बोलते हैं काफी बार बायर सेलर को बताता है कि मुझे इस पर्पस के लिए ऐसा सामान चाहिए। एग्जांपल मुझे बताओ, मुझे तो भैया नाइकी वाले शूज चाहिए। नाइकी मतलब क्या? ब्रांड बता दिया आपने। आप कोई ब्रांड बता रहे हो, कोई ट्रेडमार्क बता रहे हो, कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हो इन शॉर्ट। तो डिस्क्रिप्शन मतलब क्या? बायर ने बताया कि उसे सामान कैसा चाहिए। तो क्वेश्चन ये आया, तो गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए। सेलर आपको, ये बात सुनना जो बोल रहा हूं, ये प्रोविजन बोल रहा हूं इस टाइम पे मैं, सेलर बायर को कोई और सामान लेने के लिए बाउंड नहीं कर सकता अगर बायर ने पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है। तीसरा आता है सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ये तीसरा पार्ट है। फर्स्ट तो क्या हो गया? ये वाला है। दूसरा कौन सा है? दूसरा भी लिख लो। दूसरा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जो मैंने अभी बोला, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कि जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गुड्स भी वैसी होनी चाहिए। तीसरा है सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मली आपने सैंपल दिखाया कुछ और, बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया कुछ और, आप सामान कुछ और दे रहे हो। एग्जांपल कब होगा? ऐसी गुड्स जहां पर मिलावट पॉसिबल है। लेट्स सपोज कोई स्पेसिफिक ऑयल के लिए बोला मुझे, बायर ने बोला भैया मुझे तो मस्टर्ड ऑयल चाहिए, मुझे तो मस्टर्ड सरसों का तेल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए। तो आपने सैंपल दिखाया मस्टर्ड ऑयल का, बट जब आपने उसको बेचा तो उसके अंदर आपने कुछ और डिफरेंट ऑयल्स की मिलावट कर दी। तो क्वेश्चन इज, अब सैंपल के अकॉर्डिंग भी नहीं है और एज पर डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, तो उस केस में भी इट इज टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। नेक्स्ट आता है द कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस। क्वालिटी फिटनेस क्या? अब मैंने पूछा आप लोगों से पहले ही, क्या अगर किसी गुड्स के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या अच्छी होनी चाहिए, तो अंडरस्टूड है नहीं कि क्वालिटी अच्छी होनी ही चाहिए। अगर गुड्स के ऊपर नहीं भी लिखा, मैन्युफैक्चरर नहीं भी बताया, तो भी भैया अगर क्वालिटी और फिटनेस वाइज वो सामान सही नहीं निकला तो ये भी हमारा ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन कहलाएगा। और वहां पर अगेन दो अधिकार मिलेंगे बायर को, पहली बात। दूसरी बात आगे आता है कंडीशन एज टू टाइटल। सर एग्जांपल टाइटल मतलब क्या? टाइटल बोलते हैं ओनरशिप को। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास गुड्स की ओनरशिप ही नहीं है तो बिना ओनरशिप के अगर सेलर किसी को गुड्स बेचता है और सामने वाला बायर को पता नहीं था, तो ऐसे केस में क्या वो गुड्स वापस कर पाएगा? भैया चोरी का सामान दिया तूने मेरे को, ओनरशिप तेरे पास थी नहीं। तो क्वेश्चन इज अगेन वही आता है कि अगर टाइटल सेलर के पास नहीं है और वो गुड्स को बेच दे तो ये अंडरस्टूड है, मतलब इट इज प्रिज्यूम बाय लॉ कि टाइटल सेलर के पास होना जरूरी है कि आप वही सामान बेच सकते हो जिसके ऊपर आपकी ओनरशिप होती है। आगे आता हूं, नेक्स्ट इज कॉल्ड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। सर ये क्या होता है बेटा? मर्चेंटेबिलिटी का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर पर्पस से, मतलब एग्जांपल पॉपुलर एज पर डिस्क्रिप्शन, पॉपुलर एज पर डिस्क्रिप्शन, या आई कैन यूज द वर्ड मार्केटेबल। मार्केटेबल सर क्या मतलब हुआ? समझना गाइस, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो मार्केट में अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए जाने जाते हैं। एग्जांपल मुझे बताओ, मैं कहता हूं पेन, एग्जांपल ए पेन विच कैन नॉट राइट। अब पेन का मेन पर्पस क्या है? आप पूछोगे क्या? मतलब पेन खरीदने गए, पूछते हो क्या भैया पेन चलता है क्या? कॉमन सेंस है यार कि पेन लिखने का काम आता है। एग्जांपल ए टीवी विच कैन नॉट बी ऑपरेटेड। टीवी है बट टीवी में चलाने का कोई तरीका नहीं है कि कैसे चलता है वो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट इज, अगर गुड्स पहले से जिस चीज के लिए जानी जाती हैं वो पर्टिकुलर फीचर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? मार्केटेबल। इसी को बोलते हैं मर्चेंटेबिलिटी, कि जिस चीज के लिए जाना जाता है अगर वो आइटम चीज वैसा नहीं निकला तो भी अगेन इट इज टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू होलसमनेस। गाइस होलसमनेस का मतलब होता है मेरा बेटा फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। इट इज मींस फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। तो कॉमन सेंस है, अगर कोई गुड्स सेलर बेच रहा है तो वो डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए। और खास कर याद रखना, होलसमनेस वाला प्रोविजन मेनली ईटेबल आइटम्स के लिए होता है, खाने पीने वाली चीजों के लिए ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि बाकी तो क्वालिटी फिटनेस में आ जाएगा। तो पॉइंट आया कि अगर कोई सामान खरीद रहे हो और खाने पीने का आइटम खरीद रहे हो तो उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए।
अब लेट्स सपोज आप मिल्क लेके आए, मार्केट से बाहर दूध खरीद के लेके आ गया। अब दूध अगर खराब निकला, उसमें बैक्टीरिया थे और कंजम्पशन कर लिया आप लोग आपने, तो इस केस में मुझे बताओ जिस कंपनी का दूध है, मतलब वो देखो याद रखना, मैन्युफैक्चरर को ही सेलर कहा गया है। यहां पर सेलर का मतलब वो नहीं है जो बीच में रिटेलर बैठे हैं, होलसेलर बैठे हैं, वो होते हैं मीडिएटर, याद रखना, एजेंट्स कहलाते हैं वो लोग लीगल लैंग्वेज के अंदर। बट सेलर का मतलब मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर अगर कोई सामान आपको बेच रहा है तो वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। बट क्वेश्चन, अगर डिफेक्ट निकल गया तो, और आप बीमार पड़ गए, आपने वो खाना कंज्यूम किया है, आपने वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया, कोई सामान लिया, दूध लिया, आप बीमार पड़ गए, और आपको बीमार पड़ने पर नुकसान हुआ, हॉस्पिटल का लंबा थोड़ा बिल बन गया भाई। अब सोचो, तो ऐसे केस में अब या तो सामान वापस कर सकते हो कि ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन ये भी है, अब बचा है तो दे दो सामान, लेकिन नहीं बचा तो डैमेज तो मिलेगा ही ना भाई। तो दो अधिकार यहां भी मिलते हैं, अगर गुड्स बचे गुड्स वापस कर सकते हो, प्लस में आप अपने पास डैमेज भी ले सकते हो, मतलब हॉस्पिटल का बिल वो पे करेगा जिसकी वजह से बीमार पड़े हो। तो ये क्या है, दीज आर ऑल द केसेस ऑफ इंप्लाइड कंडीशन, ये हमने रिवाइज कर लिया। आगे बढ़ता हूं, अगला पार्ट है इंप्लाइड वारंटी। अगेन इंप्लाइड वारंटी के पार्ट में क्या मिलता है, ओनली और ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। यहां पर आपको सिर्फ डैमेज लेने का अधिकार मिलता है, आपको सामान वापस करने का अधिकार नहीं है। मेरा पहला प्रश्न, इंप्लाइड कंडीशन पहला पढ़ते हैं, नंबर 1 इज वारंटी, पहला पढ़ते हैं, वारंटी हैज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ कमोडिटी। एक बात बताओ, अगर किसी कमोडिटी का, अगर कोई सामान आप खरीद के लेके आ रहे हो, तो अगर उस कमोडिटी का कोई डेंजरस नेचर है, मतलब उसे यूज अगर सही तरीके से नहीं किया गया, तो बायर को नुकसान हो सकता है। एग्जांपल मुझे बताओ, एक ऑयल का कंटेनर है, आप ऑयल लेने गए और वो ऑयल कंटेनर के कहीं से कटा हुआ, टूटा हुआ है, जिसको अगर लग गया, दिखता नहीं है, बट अगर लग गया किसी बायर के हाथ पर तो सीधा खून ही निकलेगा वहां से। रिमेंबर माय क्वेश्चन इज, कोई ऐसा कंटेनर जिसमें इन्फेक्टेंट लगे हुए हैं, नॉर्मली आप चेक करना, बहुत सारे सामान ऐसे आते हैं जिसके मेंशन होता है कि इस सामान को ओपन कैसे करना है। रिमेंबर, इसे खोलोगे यहां से, मोबाइल फोन एग्जांपल, तो लिख करो मोबाइल फोन को यहां से टीयर करो, यहां से ओपन करो। तो पॉइंट इज, अगर नहीं किया तो सामान टूट सकता है, खराब हो सकता है, या आपको नुकसान हो सकता है। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर किसी कमोडिटी के डेंजरस नेचर हैं, तो उसका डिस्क्लोजर, उसके बारे में बताना, क्या ये ड्यूटी सेलर की है, हाँ या ना। कॉमन सेंस है, ड्यूटी है भैया। तो अगर किसी गुड्स का डेंजरस नेचर है, तो उस केस में इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर, द ड्यूटी ऑफ द सेलर, इस सेलर की ड्यूटी है कि वो उसके बारे में डिस्क्लोज करे, आपको बताए, बायर को बताए। तो क्वेश्चन ये है, अगर सेलर ने डिस्क्लोज नहीं किया तो, सोचो, सेलर ने नहीं बताया तो और नुकसान हो गया तो इट इज टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ इंप्लाइड वारंटी। कंडीशन नहीं है, सामान वापस नहीं कर पाओगे, बताना, तरीका बताना था। नुकसान अगर आपको हो गया, आपको नुकसान हुआ, आपको डैमेज, ब्लड निकल गया, खून निकल गया, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, इंफेक्शन फैल गया, कुछ भी हुआ, तो उसके लिए आप पैसा मांग सकते हो सेलर से, ओके, बिकॉज इट इज टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ इंप्लाइड वारंटी। नेक्स्ट आता कौन सा, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। ये क्या होता है, अनडिस्टर्ब पोजीशन का मतलब होता है, अगेन वही, पोजीशन बोलता है कंट्रोल को, अनडिस्टर्ब मतलब भैया अगर सेलर किसी बायर को कोई सामान बेच रहा है, पोजीशन कंट्रोल ट्रांसफर कर रहा है, तो उसका पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, पॉइंट समझना। एग्जांपल के लिए, मैं एक सेलर हूं और मैंने तुम्हें कोई सामान बेचा, मान लो एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं, मैंने तुम्हें ये पानी की बोतल बेची, सुनना एग्जांपल, ये पानी की बोतल मैंने आपको बेची और मैंने कहा भैया जो इसके पैसे हैं वो 3 महीने में दे देना मेरे को, मतलब आई एम गिविंग यू ए टाइम पीरियड ऑफ क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स। अब क्वेश्चन इज, 3 महीने का टाइम देकर क्या पहले ही महीने में मैं आपके घर पे आके खड़ा होकर बोलता हूं भैया नहीं नहीं सामान वापस दो मेरा, ना ना खाली वापस दो, बोतल वापस दो मेरे को, ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो। अगर सेलर ने सामने वाले व्यक्ति को पोजीशन ट्रांसफर कर दी, 3 महीने का टाइम दे दिया, क्योंकि 3 महीने बाद ओनरशिप मिल जाएगी उसको, ध्यान रखना, तो क्या वो उस 3 महीने के दौरान उसकी कंट्रोल को डिस्टर्ब कर सकता है? आंसर इज नो। अगर डिस्टर्ब किया गया, इट इज अगेन ए केस ऑफ ब्रीच ऑफ इंप्लाइड वारंटी, और यहां पर भी जो बायर को जितना नुकसान हुआ वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकता, क्लेम मतलब वो केस डाल के उससे पैसा ले सकता है नुकसान का। ओके, आगे आता हूं। नेक्स्ट वन इज वारंटी हैज टू फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। गाइस, एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है, लिख लो, ए चार्ज अगेंस्ट द गुड्स, ए चार्ज अगेंस्ट द गुड्स। चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब लोन है, चार्ज मतलब एक कोई लोन चल रहा है। अब बताओ, मेरी गाड़ी पे लोन चल रहा था, मैंने आपको बेच दी, मेरी गाड़ी पे लोन चल रहा था और मैंने आपको बताया नहीं और मैंने वो गाड़ी आपको बेच दी। अब भैया आपसे ले लिए पूरे पैसे, मैंने पूरे पैसे ले लिए गाड़ी के।
अब लोन वाले किसको पकड़ रहे हैं? आपको पकड़ेंगे, कोई गाड़ी आपके पास है, आप कहीं गाड़ी ले घूम रहे हैं, उन्होंने रोक लिया आपको, गाड़ी छीनने की कोशिश की, भैया कि लोन पे नहीं किया, लोन पे नहीं किया। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेलर अगर बायर को कोई ऐसा सामान बेचे जिसके ऊपर अगेंस्ट ऑलरेडी पहले से कोई लोन चल रहा है, कोई चार्ज क्रिएट हो रखा है, तो क्वेश्चन इज ऐसे केस में बायर को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? ऑलवेज रिमेंबर, अगेन अगेन अगेन, जिसने आपको सामान बेचा उसके ऊपर केस डालकर आप उससे अपना डैमेज मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। आगे आता हूं। नेक्स्ट वन इज वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड और यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। बोल दूंगा कस्टम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है इसका? ये सेम प्रोविजन चेक करना, ये सेम प्रोविजन आपके पास में कंडीशन में भी आता है, क्वालिटी फिटनेस, बट दोनों में डिफरेंस है भाई, सुन लो। अगर आपने डिफरेंस है, इसलिए इस वाले प्रोविजन पे अलग से क्वेश्चन बन भी सकता है। तो क्वालिटी फिटनेस वाइज क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं हुई तो भैया इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हो गई। बट वारंटी में क्यों आया? वारंटी में एक वर्ड जोड़ा गया, क्वालिटी और फिटनेस एज टू कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड। मतलब क्या होता है भाई? ऐसे बहुत सारे सामान हैं, एग्जांपल खासकर मेडिसिन की बात करूंगा, फार्मा मेडिसिन की एग्जांपल मैं पूछता हूं, पैरासीटामोल यूज करते हैं घर में, पीसीएम। अब वो बीमार बुखार हो गया, भाई पीसीएम खा ले। द पॉइंट इज एक्चुअली अगर आप चेक करेंगे, बहुत लंबे समय से लोग पैरासीटामोल टैबलेट को या कॉमिफ्लेम टैबलेट को फीवर की, बुखार की दवाई मानते हुए आ रहे हैं। एग्जैक्टली सुनना ध्यान से। बट सोचो बायर उसको इस चीज से जानता है, इस नेचर से जानता है कि एक्चुअली कस्टम ये रहा कि वो सामान उसी चीज के लिए होता हुआ आया है। ओके, बट सोचो अगर सेलर ने उस मेडिसिन में चेंज कर दिया। लेट्स सपोज अब सेलर कह रहा है कि पीसीएम टैबलेट जो बनेगी वो फीवर के लिए या पेन किलर के लिए नहीं बनेगी, क्योंकि नॉर्मली वो पेन किलर जानी जाती है, तो वो फीवर या पेन किलर के नहीं बनेगी। हम तो पीसीएम नाम पैरासीटामोल रख रहे हैं, बट हम इस मेडिसिन का सोल्ट चेंज करके लिख रहे हैं कि ये मेडिसिन कैंसर में काम आएगी, कैंसर ट्रीटमेंट देने वाली। अब मुझे बताओ, अगर किसी टैबलेट में, किसी फार्मा मेडिसिन में गुड्स का जो एक्चुअल नेचर था, जिसे बायर जानता हुआ आज तक, उसमें चेंज किया गया, तो बताओ बेटा कि यहां पर उस चीज का डिस्क्लोजर जो चेंज किया गया है और जो क्वालिटी और फिटनेस वाइज खराब हो सकती है वायर के लिए, अगर उसे नहीं बताया गया, तो डिस्क्लोजर बाय सेलर इज मैंडेटरी और नोट? आंसर इज अगेन यस। तो पॉइंट ये आता है, कस्टम या यूज ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग किसी गुड्स का जो नेचर आज तक बायर को पता था, उसमें कोई चेंज किया तो इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज टू दी बायर को बताना पड़ेगा। नहीं बताया और नुकसान हो गया, अगेन याद रखना, सेलर विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल, बायर कैन क्लेम फॉर डैमेज क्लेम कर पाएगा। और कहां लिखोगे? इन केस ऑफ वारंटी एज टू क्वालिटी फिटनेस एज कस्टम और यूज ऑफ ट्रेड। याद रहेगी बात। तो ये था गाइस किसका हमारा पॉइंट, इट इज द केस ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी खत्म हो जाता है हमारे पास में। आगे बढ़ूं, आगे आते हैं, चलो। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। बड़ा प्यारा डॉक्ट्रिन है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कैविट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। इट मींस दैट लेट द बायर बी अवेयर, जागो ग्राहक जागो, सुनते हो ना? तो वर्ड क्या है? लेट द बायर बी अवेयर। मतलब भैया अब सुनना ध्यान से बात को, अक्सर क्वेश्चन मन में कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैविट एम्प्टर कहां पे अप्लाई होगा? भाई ये अप्लाई तब हो सकता है जब बायर को चॉइस करने का ऑप्शन दिया गया हो। याद रखना, कैविट एम्प्टर तभी एप्लीकेबल हो सकता है अगर बायर को गुड्स को चूज करने का ऑप्शन दिया गया था। अगर चूज करने का ऑप्शन बायर के पास में नहीं था, दिस डॉक्ट्रिन विल नॉट अप्लाई। डॉक्ट्रिन मतलब रूल विल नॉट अप्लाई, याद रखना। तो वर्ड क्या है, पढ़ना ध्यान से। नंबर वन, मीनिंग क्या है? कैविट एम्प्टर कहता है भैया कि इन शॉर्ट लेट द बायर बी अवेयर, पहला वर्ड तो वही पढ़ा। दूसरा वर्ड क्या यहां पढ़ना, ये डॉक्ट्रिन कहता है ड्यूटी ऑफ द बायर टू मेक प्रॉपर चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ गुड। कहता भैया ये ड्यूटी बायर की है कि अगर उसे चॉइस का ऑप्शन दिया गया तो प्रॉपर चॉइस एंड सिलेक्शन करे गुड्स का। अगर बाद में गुड्स अगर डिफेक्टिव निकल के आ गई, इफ गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, बाद में डिफेक्टिव निकल गई या उसे लगा कि उसका पर्पस पूरा नहीं हुआ, अब उसे वो गुड्स नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लिखा हुआ है द सेलर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिफेक्ट या फॉर सच पर्पस। तो क्वेश्चन क्या है भाई? एग्जांपल समझो, मैं मार्केट में गया, मुझे एप्पल खरीदना है, एप्पल। मैं एक फ्रूट मार्केट में गया, भैया सेब कैसे दिए? बोले 100 रुपए किलो। ठीक है, अब 100 रुपए किलो का सेब उसने मुझे बोला, लेकिन मैं बोला छाट लूं? बोला हाथ मत लगाना भैया, दूंगा तो मैं ही दूंगा, मतलब आम मैं ही सेलेक्ट करूंगा, आई एम सेलेक्टिंग द गुड्स और मैं बेचूंगा आपको। तो क्वेश्चन इज यहां पर बायर को ऑप्शन नहीं दिया गया सामान को सेलेक्ट करने का, चूज करने का। और अब बताओ मुझे, अगर सामान बाद में खराब निकलता है
सामान बाद में खराब निकलता है, एप्पल सड़े हुए निकलते हैं घर जाने के बाद में। मेरा क्वेश्चन, क्या मैं उन एप्पल को वापस कर सकता हूं? आंसर इज यस गाइस, क्योंकि यहां पे याद रखना मुझे चॉइस का ऑप्शन नहीं दिया। तो भैया एज पर डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा अच्छे से छाटना भाई, डिस्क्रिप्शन देने के बाद भी अगर उसने गुड्स वैसे नहीं की तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल सेलर है। बट केस नंबर 2 अगर ये अप्लाई होगा, कब देखो केस नंबर 2, अगर मेरे को उसने कहा भैया छाट लो, अब मैंने अपनी मर्जी से एप्पल सेलेक्ट किए और फिर भी खराब निकल गए, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल सेलर नहीं होता। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। तो याद रखना डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर तभी अप्लाई होगा जब आपको, बस ये बोलूं, जब बायर को चॉइस दिया गया हो गुड्स को सेलेक्ट करने का। तो बाद में बायर ये नहीं बोल सकता कि डिफेक्टिव सामान निकल गया, ना ही ये बोल सकता है कि अब तो भैया घर में एप्पल रखे थे पर्पस पूरा नहीं हो रहा। आंसर इज नो, यहां पे सेलर की गलती मानी नहीं जाएगी। आगे आता हूं। अब बोला भैया ये डॉक्ट्रिन कब कब अप्लाई नहीं होता, तो कॉमन चीज है भैया, जितने सारे केसेस आपने पढ़े इंप्लाइड कंडीशन वाले पार्ट में, याद है वारंटी वाले पार्ट में, वो सारे एक्सेप्शंस हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब जहां जहां पे सेलर रिस्पॉन्सिबल था वो सारे केसेस बनते हैं एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। पढ़ने क्या पढ़ना, पहला पढ़ लो भाई, सैंपल या डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग सामान दिया था और वो सामान वैसा नहीं निकला, कौन रिस्पॉन्सिबल है? बायर, नोट सेलर रिस्पॉन्सिबल। आगे होलसमनेस, मतलब भाई क्यों, अगर डिफेक्ट आइटम था, डिफेक्टेड आइटम था, तो डिफेक्टिव आइटम मतलब कौन सा, जब चूज कौन किसने किया, कौन सा, चॉइस बाय सेलर। अगर सेलर ने चूज किया था, सेलर ने सामान बेचा था और डिफेक्टिव निकल गया, रेस्पॉन्सिबल कौन है? सेलर। तो अगेन वही पॉइंट कि कैवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा, वहां पर ये नहीं बोल सकते ना कि बायर को पता होना चाहिए था। अरे भैया सामान तुमने बनाया, चॉइस का ऑप्शन तुमने दिया नहीं हमको, तो रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा सेलर। आगे आता हूं। उसके बाद या फिर फ्रॉड करके, मतलब आई कैन यूज द फ्रॉड, मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मीनिंग होता है इंटेंशन टू डिसीव। इंटेंशन टू डिसीव, सेलर की मंशा थी, सेलर की सोच थी आपको धोखा देने की, सोच थी, डिसीव मतलब धोखा देने की। तो ऐसे केस में जहां पर धोखा देने की इंटेंशन थी, सोच थी, तो ऐसे में भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। आ गया हूं, सैंपल एज अ डिस्क्रिप्शन, अगेन माय पॉइंट, सैंपल दिखाया कुछ और बेचा कुछ और, कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेलर। तो इन याद रखना, क्वालिटी फिटनेस वैसा नहीं निकला सामान, क्या होगा? तो भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेलर रिस्पॉन्सिबल। इन शॉर्ट कहने का मतलब वो सारे के जो आपने भी पढ़े हैं बेटा, याद रखना इन सब के पार्ट के अंदर हमेशा सेलर रिस्पॉन्सिबल। और इन शॉर्ट कहने का मतलब एक तरफ डॉक्ट्रिन कहता है बायर रिस्पॉन्सिबल है, बट एक्सेप्शन कहती है कौन रिस्पॉन्सिबल? बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट इन ऑल सच केसेस सेलर ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सेलर पे करेगा। उसके अंदर यहां पर कौन है, जहां ऑप्शन दे दिया वहां कौन रिस्पॉन्सिबल है? द बायर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बायर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो यही छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा रूल है, ये वाला पार्ट यहां पे खत्म होता है। डन, आगे बढ़ू, आगे आता है। अब है अगला टॉपिक हमारे पास में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क। गाइस सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट के अंदर ये टॉपिक भी एक अच्छी कैटेगरी में काउंट होता है। नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क। सर प्रॉपर्टी एंड रिस्क का मतलब, गाइस प्रॉपर्टी का मतलब वही है, ओनरशिप की बात कर रहा है, क्योंकि जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, नॉट पोजेशन। रिस्क का मतलब होता है लॉस, रिस्क मतलब लॉस। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर गुड्स बेची गई, अगर गुड्स बेची गई, और गुड्स दो केस पढ़ना, सुना ध्यान से बात को, दिखाता हूं, एक चार्ट बनाते हैं। मेरा पहला पॉइंट निकलता है, सुनना, पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप एंड रिस्क, एंड रिस्क। तो पहला वर्ड समझना, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप वाले केस में क्या क्या प्रोविजन, लीगल प्रोविजन दिए हुए हैं हमारे पास में, जो लोग कहता है भैया ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन, प्रॉपर्टी ओनरशिप को ट्रांसफर करने को लेके, अब ट्रांसफर मतलब क्या है? ट्रांसफर पास करना, पासिंग बोलो, ये ट्रांसफर मतलब एक ही है, पासिंग या ट्रांसफर बोलते हैं। क्वेश्चन ये आया कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया आपने, ठीक है, या बायर को जो समझ है, बायर से पैसा ले रहे हो, तो पैसा पे करने के बाद उसे उस गुड्स का ओनरशिप दिया जाएगा, दिया जाएगा, ओके। बट क्वेश्चन क्या है? लीगल प्रोविजंस। तो पहला प्रोविजन कहता है भैया, पहली बात तो ऐसा कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। फिर कोई फिक्स है क्या कि जितने भी सारे केस हैं, कोई भी सामान बेचो, किसी भी सामान की ओनरशिप 15 डेज में ट्रांसफर होती है, ऐसा कोई केस है क्या? आंसर इज नो, ऐसा देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया। लो खुद कहता है भैया इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ पार्टी, बायर सेलर पे डिपेंड करता है कि कब वो लोग ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ठीक है, ऐसी पॉइंट इसमें आएगा हमारे पास में, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल है तो क्या, अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन है कि इस दिन पे आप ओनरशिप ट्रांसफर करोगे, तब क्या होगा। अगर क्वेश्चन आपके पास स्पेसिफिक गुड्स को लेके है और वहां पर
कंडीशन नहीं थी एंड अनकंडीशनल है, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? अगर गुड्स फ्यूचर गुड्स हैं तो उस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तो यही प्रोविजन पढ़ने वाला है ओनरशिप के रिगार्डिंग, फिर पढ़ेंगे सीरीज के रिगार्डिंग। आओ बात करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ना बोला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर पढ़ना पहला पॉइंट, इसी तरह इस पे आ जाओ। एक बात बताओ, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गई तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, हो गई। ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो रिस्क भी किसका होगा? बायर का होगा। बट यहां पे दो बातें याद रखना बेटा, सुनना ध्यान से बात को। कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जो कहते हैं कि देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, और ये प्रोविजन सही है, कॉमन सी बात है। अगर बायर को सामान बेचा गया तो यहां पर कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। बायर सेलर आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस दिन ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। तो आओ पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग कि वो कौन कौन, यहां से पढ़ना आपको इस पार्ट, कि वो कौन कौन से लीगल रूल्स हैं जो कि पूरे किए जाएंगे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, सुना ध्यान से बात को, वन बाय वन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मैंने बोला देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी। इट डिपेंड्स ऑन दी पार्टीज व्हेन दे इंटेंड टू ट्रांसफर। ये डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर कि किस दिन वो ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं। नंबर वन ध्यान रखना। नंबर टू कहता है भाई कि अब बताओ अगर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल है, टेल मी गाइस। अब मैं कहता हूं एग्जांपल के लिए, एग्जांपल दिया, मैं अपनी गाड़ी 5 लाख की बेचूंगा अगर मेरा लॉयर मुझे हां करेगा तो लॉयर मुझे हां करना क्या कंडीशन है। तो क्वेश्चन ये आएगा, बताओ गाड़ी की ओनरशिप किस दिन ट्रांसफर होगी? ऑब्वियस है जिस दिन वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, मैं गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा। नंबर टू, अगला आता है, अगर दोनों की दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि वो एक स्पेसिफिक डेट पर ही ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। ये वाला प्रोविजन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अक्सर इसमें आप गलती करते हो। लोग कहता है भैया अगर डिसाइड किया इस महीने की 15 तारीख को हम ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, तो बताओ कब ट्रांसफर होगी? तो लोग कहेंगे 15 को होगी। आंसर इज नो। लोग कहता है भैया जिस दिन वो टाइम खत्म होगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होती है। आगे आता हूं, अगर गुड स्पेसिफिक नेचर की है, मतलब इन क्योस, अब तो बड़ा स्पेसिफिक मतलब जो गुड्स को आइडेंटिफाई किया गया था, आइडेंटिफाइड, और जिनको अग्री किया गया था, दो वर्ड आएंगे, अग्रीड आइडेंटिफाइड। तो अगर गुड स्पेसिफिक नेचर की है और कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशनल है, तो क्वेश्चन ये आया, कंडीशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में बट गुड स्पेसिफिक है कि यही वाला एसी चाहिए जो यहां पे लगा हुआ है, यही वाला एसी देख रहे हैं, इसका साइज भी है, ये इतना पुराना है, ब्रांड लगा हुआ है, सब कुछ यही चाहिए। तो जिस गुड्स को आपने आइडेंटिफाई किया, पहचाना और उसके लिए अग्री किया, अग्रीमेंट किया, तो उस गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तो लोग कहता है भाई सिंपल सी बात, जब उस दिन कब होगी? जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होगी। तो स्पेसिफिक गुड्स कब होती है? जब गुड डिलीवरी करने की हालत में होगी, मतलब भैया जिस दिन उतार देंगे, इसको पैक कर देंगे, दे देंगे आपको, डिलीवरी करने की हालत में सामान होगा तो उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होगी, उससे पहले ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। सेम के आगे बताओ, अगर गुड्स फ्यूचर गुड्स है, अब सुनना ध्यान से बात, फ्यूचर गुड्स बोलूं, कॉन्टिंजेंट गुड, जेनरिक गुड और सर्टेन गुड, इन चारों के केस में ध्यान रखना, जो बन के तैयार नहीं होने वाली है, जो डिपेंड करती है सर्टेन उस पे अनसर्टेन चीजों के ऊपर, कि बारिश होगी तो फसल बनेगी, एग्जांपल के लिए। जेनरिक गुड्स भी उसी को बोलते हैं, फ्यूचर गुड्स को बोलते हैं। अनसर्टेन मतलब जिनके बारे में पता लगाया नहीं है सकता, तो सबका मीनिंग वही है, फ्यूचर गुड्स की पार्टी है। इन शॉर्ट कहने का मतलब, अगर फ्यूचर गुड्स है, सामान बन के तैयार नहीं हुआ, एग्जांपल सुनना, बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया था कि मुझे तो ये वाला सामान इस वाली कंडीशन में चाहिए, डिजाइन में चाहिए, पैकिंग में चाहिए, एग्जांपल के लिए सुनना, बन के तैयार नहीं हुआ, सर बोला बना के दे दूंगा भाई, रेडी कर दूंगा पक्का। अब बताओ जो सामान जब तूने कॉन्ट्रैक्ट किया तब एग्जिस्टेंस में नहीं था, वो बन के तैयार नहीं हुआ था, वो उस टाइम प्रेजेंट नहीं था, या वो उस टाइम पे वहां पे अवेलेबल नहीं था। माय पॉइंट इज, ऐसे गुड्स के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तो क्वेश्चन दो चीज आती है, पहली कंडीशन तो है कि गुड्स डिलीवरी करने की हालत में हो, नंबर वन। नंबर टू, और बायर उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाए। याद रखना, स्पेसिफिक गुड्स में बायर की एक्सेप्ट की बात नहीं की गई है, क्योंकि रीजन इज वो ऑलरेडी अग्री कर चुका पहले से। बट फ्यूचर गुड्स के केस में बोलता है कि बायर उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाए, और दूसरा वो डिलीवरी करने की हालत में हो। दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी तभी फ्यूचर गुड्स की टाइटल ट्रांसफर हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा भाई, ध्यान रहेगी बात। आगे आ जाओ। अब बोला एक टॉपिक और आता हमारे पास में, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने इसको यहीं पे मेंशन कर दिया रिवाइज करने के पॉइंट से। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस किसको बोलता? अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल किसका? बायर का भाई, बायर का अप्रूवल। आप गुड्स बेच रहे हो और आपने बोला बायर अगर एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे, उसकी चॉइस है। अप्रूवल का मतलब होता है बेटा, बायर उसे एक्सेप्ट करे, अप्रूव करे या रिजेक्ट कर दे, उसकी चॉइस है। व्हेन दिस टू ऑप्शन विल बी हेल्ड बाय द बायर, हेल्ड विद द बायर। बायर के ऑप्शन है कि मैं खरीदूं, रखूं रखूं नहीं रखूं नहीं रखूं,
तो क्वेश्चन आया कि अगर अप्रूवल बेसिस पर गुड्स बेची गई हैं तो ऐसे केस में क्या प्रोविजन अप्लाई होगा, पढ़ना क्या कह रहा है। ऐसे केस में कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड, कब होगी, नंबर 1 व्हेन बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। अब अगर बायर ने सामान रखा और बोला ठीक है भैया मैं अपने पास रख रहा हूं, मैं गुड्स को यूज करने वाला हूं, तो बायर ने अगर अप्रूव कर दिया तो भी कौन लायबल है भाई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। नंबर 2, बायर डज एनी एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, बायर ने अपने मुंह से नहीं बोला कि अप्रूव मैं लूंगा सामान को, एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं, बट बायर का रिएक्शन, बायर ने बिना बोले उस गुड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब यूज करना शुरू कर दिया मतलब क्या है, इसका भाई आपने क्या किया, आपने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस किया, आपने बिना बोले चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां भी बेटा क्या रखना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। आगे आता हूं, और तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो पैसा पे करना पड़ेगा, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। आगे आओ, द बायर रिटेन्स द गुड विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, बायर ने बताया नहीं कि रिजेक्ट करने वाला हूं, लेकिन क्या किया, सामान को रख लिया, तब भी क्या है, ये देखो तीनों केस हैं, बताना वाला सिग्निफाई करना, अडोप्टिंग काम करना वाला कंडक्ट बोलते हैं इसको, तीसरा रखना, तो तीनों केस में रखना। ऐसे केस में तीनों में बता दिया तब भी, अडॉप्ट कर लिया तब भी, या बिना बता रिजेक्शन के सामान रख लिया तब भी, इन तीनों ही केस में इसे बोलते हैं कि बायर ने एट द एंड गुड्स को अप्रूव कर दिया, और जहां अप्रूवल ले लिया भैया, अप्रूव कर दिया, तो उस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी और बदले पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना बेटा। तो ये पॉइंट किसके थे, केसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, रिस्क नहीं बताया, रिस्क बताने वाला हूं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहो, टाइटल कहो, ओनरशिप, तीनों का मतलब सेम ही सेम बेटा। ओके, आगे आता हूं, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, अब यहां पर रिस्क के बारे में बात करते हैं। रिस्क के दो ही प्रोविजन का ध्यान रखना, रिस्क मतलब लॉस। अब बताओ गुड्स को अगर लॉस हो गया, इफ एनी लॉस अकर्ड टू द गुड्स, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, सिंपल सी बात है, दो ही बातें सुन लो। पहली बात बेटा, नंबर 1 पढ़ना, नंबर 1 पहली कंडीशन तो क्या बोलती है, रिस्क ट्रांसफर करने के, व्हेन इट कम्स टू रिस्क, दो ही चीज याद रखना बस खाली। रिस्क के केस में हमेशा अगर कॉन्ट्रैक्ट सेल वाला है तब क्या, अगर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट टू सेल है तब क्या, अग्रीमेंट टू सेल है तब क्या, इन दोनों ही केस में पढ़ चुके, बताया आपको मैंने कि बेटा सेल वाले पार्ट का मतलब क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ये मतलब ये हुआ ना भाई, सामान बिक गया मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। अब कॉमन सी बात है, जब सेल वाले पार्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी होती है बायर के नाम पर, तो अगर लॉस हुआ सामान बिकने के बाद, ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद, अब सामान मालिक आप हो, उसे कुछ भी नुकसान हुआ, हु विल बियर द लॉस। एग्जांपल के लिए आपका पर्सनल मोबाइल फोन जो आपने खरीदा और आप उसके मालिक हो गए हो, आप पूरा पैसा पे कर चुके हो, आपने पूरा प्राइस पे कर दिया उसका। नाउ प्लीज टेल मी, अगर फोन गिर गया, टूट गया, पानी में चल गया, तो हु विल बी रिस्पांसिबल, आंसर इज द बायर विल बियर द रिस्क। बायर ही हमेशा रिस्क बियर करेगा, बायर विल बियर द रिस्क। यहां पर रिस्क मतलब लॉस कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, सेल वाले पार्ट में वही बियर करेगा। नंबर 2, अग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, मतलब जहां पर प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड, हो सकता है कि कंट्रोल बायर के पास है, बट कंट्रोल पोजीशन को बोलते हैं। पोजीशन ट्रांसफर होने का मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होना होता। अगर मैंने किसी को सामान यूज करने को दिया है और बोला भैया एक काम कर ले, सामान यूज कर ले, पेमेंट पूरी नहीं है तेरी हमारे इस टाइम पे, अब मुझे बताओ अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं है और वहां पर गुड्स को लॉस हुआ, ऑलवेज रिमेंबर द सेलर विल बियर द रिस्क। वहां पर कौन करेगा, द सेलर विल बियर द रिस्क, विल बियर द रिस्क। तो ऐसे केस में रिस्क कौन बियर करता है, सेलर बियर करता है बेटा, ये बात याद रखना। चले आओ बताता हूं, दिखाता हूं क्या पढ़ना। रिस्क के पहले क्या बोला, नंबर 1 सेलर्स रिस्क क्या है बेटा, इन शॉर्ट सिंपल सी बात, अब अगर सेलर, जब तक क्या बोला, सेलर के पास ही रहेगा अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इन ट्रांसफर टू बायर, जब तक ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं होगी तब तक रिस्क किसका है, सेलर का ही होगा, ध्यान रखना। नंबर 2 रिस्क पासिस विद प्रॉपर्टी, ये किसके लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है इन केस ऑफ सेल, ये बोल रहा है इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। फर्स्ट में अग्रीमेंट टू सेल के रिगार्डिंग बात करता है, ये सेल के रिगार्डिंग बात करता है। तो एक वर्ड पढ़ते हैं, रिस्क प्राइमा फेसी, विच मींस रिस्क की प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ऑलवेज रिमेंबर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद में बायर ही रिस्क बियर करेगा, सेलर रिस्क बियर नहीं करता। दोनों दो बातें लिखी, सेल के रिगार्डिंग ये रहा, ये पॉइंट इसके रिगार्डिंग है, अग्रीमेंट के रिगार्डिंग बात करता है, दो प्रोविजंस है, ठीक है। अब यहां पर कोई एक्सेप्शनल पॉइंट है गाइस, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या बोलती है पढ़ना, कह रहा सर डिलेड डिलीवरी। अब इन शॉर्ट रिस्क सेलर बियर नहीं करेगा, बायर बियर नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, कुछ केसेस हैं। केस नंबर 1,
अगर डिलीवरी डिले हुई, गुड्स का पोजीशन बायर के पास नहीं पहुंचा, अब बताओ कौन लायबल है? सोचो, गेस करो कौन लायबल है? सेलर? नॉट ऑलवेज। हो सकता है डिलीवरी के डिले होने का रीजन बायर हो और सामान ट्रांसपोर्ट पे पड़ा पड़ा सड़ गया। अब बताओ कौन लायबल है? सोचो, गेस करो। ऐसा कोई गुड्स था जो ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा लंबे टाइम रहेगा तो नुकसान हो जाएगा, अब बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया टाइम पर। अब बताओ एग्जांपल, आपके सेलर रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज नो। तो ऑलवेज रिमेंबर, गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द प्रॉपर्टी इन फॉल्ट। जिसके फॉल्ट की वजह डिलीवरी डिले हुई, दैट पर्सन विल बी रेस्पॉन्सिबल। ऑलवेज रिमेंबर, ये एक्सेप्शन पार्ट बन गया हमारे पास में। तो यहां पर रिस्क हमारे पास में हमेशा सेलर का नहीं होगा अगर डिलीवरी डिले हुई बायर की वजह से। तो नंबर 2, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, या फिर दोनों की दोनों पार्टीज मतलब बायर सेलर ने आपस में स्पेशल अग्रीमेंट किया हो कि रिस्क किसके पास पहले होगा किसके बाद में होगा। मतलब 10 तारीख से पहले तेरे पास, उसके बाद मेरे पास, या गुड्स मिलने के बाद तेरे पास, गुड्स के मिलने से पहले मेरे पास। एग्जांपल सुनना, सेलर ने बायर को बोल दिया कि अगर मैं तुम्हारे वेयर हाउस तक इस महीने की 10 तारीख से पहले पहले गुड्स पहुंचा दूंगा, और फिर अगर लॉस हुआ तो लॉस तुम्हारा है। अगर ये स्पेशल एग्रीमेंट पहले से कर लिया तो ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर डिसाइड हो चुका हो कि पहले या बाद की कंडीशन में, उस केस के अंदर भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिसके हैंड पे अग्रीमेंट में लॉस आ रहा होगा। मतलब कंडीशन के पूरा होने, मतलब शॉर्ट, जहां पर एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई हो रही है लॉस के रिगार्डिंग, रिस्क के रिगार्डिंग, वो वहां पर अप्लाई होगा। ध्यान रखना बेटा। क्लियर है गाइस? तो ये पार्ट क्या था हमारे पास में? दिस सिंपली मींस दैट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क वाला केस ये खत्म हो गया। चले अब बताओ अगले पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल बाय नॉन ओनर। यहां पे नॉन ओनर का मतलब क्या हुआ भैया? नॉन ओनर का मतलब होता है बेटा हु इज नॉट द रियल ओनर। याद रखना, एक्चुअली ये सिंपल सी बात, हु इज नॉट द रियल ओनर। अब एक बात समझो यारो, एक बात बताओ, नॉर्मल केसेस में जो गुड्स का रियल ओनर होता है उसी के पास ये राइट होता है कि वो गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। अब टाइटल का मतलब क्या, पॉइंट समझना ध्यान से। ये सेम टॉपिक 3 नाम से मिलता है तुम्हें। एक तो मिलता है हमारे पास में ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल के नाम से, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड या बेटर टाइटल। बेटर टाइटल इन शॉर्ट कहने का मतलब एक ऐसी ओनरशिप जिसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं होगा। इन शॉर्ट जिसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गई वही उसका रियल ओनर कहलाएगा। एक तो इसको बोलते हैं। दूसरा इसी टॉपिक को बोलता है बोनाफाइड परचेजर। द सेम टॉपिक विल बी टर्म्ड एज बोनाफाइड परचेजर। मतलब क्या होता है भाई? ऐसा बायर जिसके पास में गुड टाइटल होता है उसे बोनाफाइड परचेजर कहेंगे। कब? अगर रियल ओनर के अलावा किसी और ओनर ने, किसी और पर्सन ने गुड्स को किसी को बेचा होगा तो। अब क्वेश्चन ये आता है, समझना ध्यान से। टॉपिक का नाम 3 है, ध्यान रखना। सेल बाय नॉन ओनर का हूं, सेल बाय आपके पास में ट्रांसफर गुड टाइटल का हूं, या इसी टॉपिक को बोलता हूं बोनाफाइड परचेजर। अब पॉइंट समझना। पहला प्रोविजन क्या बोलता है? कहता है भाई सिंपल सी बात, एक बेसिक पॉइंट है कि जनरली द रियल ओनर हैज द राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। अब इसके उसी केस में उसको बेटर टाइटल मिलता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल केस में जनरली जिसका सामान है वो किसी को गुड्स बेचेगा, तभी उस बायर को जिसने सामान खरीदा उसके पास में गुड टाइटल रिसीव होगा। ये नॉर्मल केस है, जनरल केस है, क्योंकि यही केस इस बात पर बेस्ड है। लैटिन लैंग्वेज एक मैगजीम कहती है, मैगजीम है नैमो डैट कोड नॉन हैबिट। मतलब क्या है? नैमो डैट कोड नॉन हैबिट मतलब क्या हुआ? मतलब भैया नो पर्सन कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल व्हाट ही हिमसेल्फ है। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति ऐसा टाइटल, ऐसी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता जो उसके पास है ही नहीं। अब इन शॉर्ट कहने का मतलब मुझे बताओ, अगर एक चोर एक चोरी के सामान को किसी को बेचता है तो जिसने खरीदा वो भी क्या कहलाएगा? वो भी चोरी कहलाएगा। तो क्या बोलोगे, क्या बेटर टाइटल रिसीव हुआ? आंसर इज नो। आंसर इज नो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अगर गुड्स बेचेंगे तो अगर रियल ओनर ना होते हुए भी, सुनना, रियल ओनर ना होते हुए भी इन लोगों में से किसी ने भी किसी को सामान बेचा तो उसे बेटर टाइटल रिसीव होगा। नॉर्मली कौन कौन से वो लोग हैं? सुनना ध्यान से बात को, पॉइंट बोल रहा हूं। ये मेन टॉपिक है ट्रांसफर बाय नॉन ओनर। सेक्शन नंबर 27 कहता है, क्या कहता है सुनना, अगर इन्होंने गुड्स बेचा तो वो सामने वाला व्यक्ति बोनाफाइड परचेजर कहलाएगा। बोनाफाइड परचेजर का मतलब होता है बेटा आपके पास हु विल रिसीव द गुड टाइटल, हु विल रिसीव द गुड टाइटल, जिसके पास में एक अच्छी ओनरशिप उसको ट्रांसफर होगी, बेशक वो पर्सन रियल ओनर नहीं था। अब सुनना क्या बोल रहा हूं, कौन कौन वो लोग हैं, ये चार्ट देखना, इससे पूरा क्लैरिटी मिलेगी तुमको ध्यान से। तो पहली बात बोली मैंने,
रियल ओनर ना होते हुए भी अगर गुड्स बेची जाती हैं तो जो बेचता है उसे यहाँ पे नॉन ओनर नाम दिया गया है। वो कौन कौन लोग हैं? नंबर वन कहता है भैया मर्केंटाइल एजेंट। गाइस सुनना ध्यान से बात को। मर्केंटाइल एजेंट मतलब सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 9 में डिफाइन किया हुआ इसके मीनिंग को। कौन होता है? सुनना ध्यान से। नॉर्मली एक एजेंट या एक मर्केंटाइल एजेंट का मतलब सेम है। होता कौन है? ए पर्सन हु कैन बाय द गुड्स, who can sell the goods, who can consign the goods, consignment सुनते हैं? कंसाइन पढ़ते हो, अकाउंट में पढ़ते हो। who can consign the goods, who can raise money from the security of goods on behalf of the buyer। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ना ओनर नहीं है बट उसके पास में वो एजेंट है, उसके पास में अगर सामान रखा हुआ है, गुड्स रखी हुई है, तो अगर उस व्यक्ति को पैसा नहीं मिला और वो किसी को सामान बेच देता है। एग्जांपल सुनना, लेट्स सपोज हम एक वर्ड सुनते हैं मोर्टगेज लो। मोर्टगेज रिमेंबर कि आपने गुड्स रख दी और लोन ले लिया। तो बताओ ना यारो, अगर किसी पर्सन के पास आपने गुड्स रखी उसे लोन लिया हुआ है तो वो लिखवाता है आपसे कि भैया अगर कल को लोन पेमेंट नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे गुड्स को बेचकर पैसा ले सकता हूं। तो क्वेश्चन ये है, अगर एजेंट ने किसी को गुड्स बेचा तो क्या वहां से गुड टाइटल ट्रांसफर होगा बायर को? आंसर इज यस। तो गुड टाइटल विल बी ट्रांसफर्ड टू दी बायर और वो बायर कहलाएगा बोनाफाइड परचेजर। मतलब मर्चेंट एजेंट खुद में रियल ओनर नहीं है, फिर भी उसने किसी को गुड्स बेचा तो बायर को गुड टाइटल रिसीव होगा। नंबर वन। नंबर टू, जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर कौन होता है भैया? अब नॉर्मली बताओ, एक या एक से ज्यादा लोगों ने मिलके एक सामान को परचेज किया। मान लो एग्जांपल एक मशीन है, वो मशीन मैंने, अगर बाबू, सोना, जादू, 4 लोग, बाबू, सोना, जादू, टोना, 4 लोगों ने मिलके पैसा डाल के कोई मशीन खरीदी। तो लोग कहता है भैया अगर उनमें से किसी एक ने भी, मतलब आउट ऑफ मैनी ओनली, अगर किसी एक ने भी, ओनली वन, किसी एक ने भी उनमें से गुड्स किसी को बेच दिया तो ये क्वेश्चन नहीं उठेगा बाकी 3 को पता नहीं था। नहीं, जॉइंट ओनर में से कोई एक भी पर्सन अगर गुड्स बेच देगा तब भी आपके पास बायर को बेटर टाइटल रिसीव होगा। आगे आता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल। एस्टोपल क्या होता है? नॉर्मली एस्टोपल का मतलब होता है, एक रूल है हमारे पास में लॉ के अंदर कि कहता है भैया ए पर्सन कैन नॉट डिनाई वंस प्रॉमिस। एक बार वादा करने के बाद आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। बट यहां पर क्या है? एस्टोपल का मतलब यहां पे हमारे पास में कि किसी सेलर को उसकी सेलिंग अथॉरिटी से रोकना। मैं वर्ड बोल रहा हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल मतलब क्या? एस्टोपल बाय सेल। इन शॉर्ट कहने का मतलब किसी सेलर को अगर लो की बात कर रहा हूं, सेलर को किसी अगर लो ने उसकी सेलिंग अथॉरिटी मतलब सामान बेचने से रोक दिया। एग्जांपल दूं, समझना, देश में कोविड आया था, कोरोना आया था, तो कोविड के टाइम पर याद करो जिन जिन शॉप्स पे, जिन जिन शोरूम्स पे अगर कोई कोविड का पेशेंट निकल जाया करता था तो उसके बाद में गवर्नमेंट बोलती थी भैया आपकी शॉप बंद रहेगी और आप किसी को सामान नहीं बेच सकते। तो ये किसका पार्ट हुआ? क्या आपने सेलर को उसको सामान बेचने की अथॉरिटी से रोक दिया। बट थिंक अबाउट वंस, मना करने के बाद भी अगर उस सेलर ने गुड्स को बेचा, सेल किया तो क्या जो बायर जिसने उससे सामान खरीदा होगा, क्या उस बायर को गुड टाइटल रिसीव होगा? आंसर इज यस। क्योंकि इसमें गलती बायर की नहीं मानी जाती। तो लोग कहता है भैया बायर को तो गुड टाइटल मिलेगा ही मिलेगा, बेशक उस सेलर को मना कर दिया गया था लोग की साइड से। नंबर 2 आगे आता हूं। अब कहता है पर्सन। नंबर 4 कौन सा? नंबर 3 तो ये हो गया। नंबर 4 क्या है? पर्सन्स अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं वॉइडेबल, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बनाया गया 5 एलिमेंट में से किसी को भी यूज करके। कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, 5 केस, वही वाले 5 केस। तो क्वेश्चन ये आया, अगर इन 5 में से किसी को भी यूज करके एक पर्सन की सहमति ली गई, कंसेंट लिया गया, डराया धमकाया गया, कोएर्सन, प्रेशराइज किया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड किया गया, अगर आपने उसकी सहमति ले ली और उसको एग्जांपल के लिए उससे कोई सामान खरीद लिया, एग्जांपल सुनना, मेरा पॉइंट समझना, तो अगर इसको बोलते हैं कि अगर बाद में वो व्यक्ति कोर्ट में पहुंच गया, बोलता साहब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, इसने मेरे से डराया धमकाया, सामान खरीद लिया, तो उसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम पढ़ चुके हैं कि कोर्ट उस अग्रीड पार्टी को ऑप्शन देता है दैट यू वांट टू कंटिन्यू, यू वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, लेकिन जिस समय पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करार दिया गया, बनाया गया, उसी समय पर जिसके पास में, जिसकी पोजीशन में वो गुड्स था, मतलब जिसने डराया धमकाया था, जिसने प्रेशराइज किया था, अगर उसने सामान को किसी तीसरे पर्सन को, किसी और बायर को, किसी पर्सन को बेच दिया, तो अंडर द पोजीशन, जब उस सामान उस व्यक्ति की पोजीशन में था और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, लेकिन अभी तक गुड्स उसकी पोजीशन में था, अगर उसने किसी और को बेच दिया तो उस समय पर, बताओ, सोचो, क्योंकि देखो ध्यान रखना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होने तक उससे पहले अधिकार उस व्यक्ति के पास ही था एज पर द लॉ।
तो क्वेश्चन इज वो अग्रीड पार्टी कोर्ट में गई नहीं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वोटेबल हुआ नहीं है, बट पॉइंट उसको राइट मिलने से पहले ही उस व्यक्ति ने किसी और को बेच दिया। अब जिसको बेचा वो तो बेचारा बेचारा बायर ही है, तो क्या उसको जिसको बेच दिया गया उस दौरान उसे बेटर टाइटल मिलेगा? आंसर इज यस, उसमें भी उसे बेटर टाइटल रिसीव होगा। ध्यान रखना बेटा। आगे आता हूं, फिफ्थ केस कौन सा है? पर्सन इन पोजीशन आफ्टर सेल। पर्सन इन कौन सा? वो व्यक्ति जिसने गुड्स बेच दिया। एग्जांपल सुनना, काफी बार ऐसा होता है ना कि मैं सामान खरीदने गया तो मैंने बोला भैया काम करो, कितने का दिया? बोला 5,000 रुपए का। बोले काम करो भैया, ये 5,000 रुपए पकड़ो, ये सामान मैं कल आके ले जाऊंगा। मैंने सेलर को बोला 5,000 रुपए पकड़ो और गुड्स आज नहीं, गुड्स कल लूंगा आपसे। सामान तो बिक गया, आफ्टर सेल मतलब गुड्स तो बिक चुका है, बट अभी भी वो गुड्स किसके कंट्रोल में है? उसी सेलर कंट्रोल में है सामान। अब बताओ मुझे, अब उस सेलर के पास में शाम को, उसी दिन जिस दिन मैं बात करके आया था, उसी दिन शाम को एक और बायर आया। उस बायर ने बोला भैया मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मुझे बेच दो। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ऑलरेडी सामान मुझे बेच चुका है वो, बट डिलीवरी उसने दी नहीं मुझे अभी तक, बट क्वेश्चन अगर उसकी पोजीशन मतलब कंट्रोल मतलब कस्टडी में अभी भी गुड्स रखा हुआ है और अगर उसने उस 10,000 वाले बायर को सामान बेच दिया, तो क्या अगले दिन जब मैं लेने जाऊंगा मेरे पास तो राइट है कि मैं उसे डैमेज क्लेम कर पाऊंगा कि 5,000 रुपए दे और डैमेज नुकसान भी दे, बट क्या जिसको बेच दिया गया उससे सामान वापस मंगवा लेगा क्या? आंसर इज नो, वो भी बायर ही था भाई। तो ऐसे केस में लोग कहता है सामान बिकने के बाद भी अगर गुड्स किसी को पोजीशन में किसी और को बेच दी गई, तब भी उस बायर को, कौन से? उस वाले बायर को जिसने खरीद लिया, उसे गुड टाइटल रिसीव होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस बेटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्लियर? आगे आता हूं। अगला हमारे पास पढ़ेंगे हम अनपेड सेलर। कौन है भाई अनपेड सेलर? वो व्यक्ति, वो सेलर, हम पढ़ते हैं इस बारे में। इस सेलर इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर। एक सेलर को माना जाएगा अनपेड सेलर कब? या तो उसको पूरा पैसा नहीं मिला, या उसे कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, प्रोमिसरी नोट दे दिया, चेक दे दिया जो डिसऑनर हो गया। इन शॉर्ट, एक ऐसा सेलर जिसको पूरा पैसा प्राइस नहीं मिला, उसे अनपेड सेलर कहा जाता है। और हम पढ़ते भी हैं इसके बारे में कि अनपेड सेलर को लॉ ने राइट्स दिए कि राइट टू रीसेल वाला राइट भी दिया है। तो मतलब अगर अनपेड सेलर को पैसा नहीं मिला तो वो किसी और को बेच सकता है। आई कैन यूज द वर्ड, ही कैन सेल द गुड्स, ही कैन सेल द गुड्स टू अनदर बायर। वो किसी और को गुड्स बेच सकता है अगर पहले वाले बायर ने पैसा नहीं दिया तो क्वेश्चन ये आया, अगर अनपेड सेलर ने गुड्स बेच दिया तो जिसको बेचा बेटा, क्या उसे बेटर टाइटल मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। ओके, आगे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड फाइंडर ऑफ गुड्स। क्या होता है भाई? अब नॉर्मल समझना, अगर तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हें किसी का मोबाइल मिल गया, कोई सामान मिल गया, एग्जांपल, ठीक है, तो तुम कौन हो? तुम हो फाइंडर ऑफ गुड्स। याद रखना, तुम्हें सामान मिला है तो लोग कहते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स में दो चीजें आती हैं बेटा। पहली बात आती है, फाइंडर ऑफ गुड्स की दो ड्यूटी है। सुनना क्या बोल रहा हूं। ड्यूटी नंबर 1 कि प्रॉपर केयर करे उस गुड्स का जो उसको मिली है, नंबर 1। नंबर 2, एंड रीजनेबल एफर्ट मारे। रीजनेबल एफर्ट का मतलब भैया एक्चुअली रियल ओनर को ढूंढने के लिए, टू फाइंड द रियल ओनर, टू फाइंड द रियल ओनर, उसका जो एक्चुअल ओनर है उसे ढूंढने के लिए प्रॉपर एफर्ट मारे। ये एक ड्यूटी बनती है फाइंडर ऑफ गुड्स की। बट क्वेश्चन इज, दोनों ड्यूटी पूरी करने के बाद, खुद से क्वेश्चन पूछना, दोनों ड्यूटी पूरी करने के बाद भी अगर उस फाइंडर ऑफ गुड्स को रियल ओनर नहीं मिलता, तो ऐसे केस में लोग पता क्या बोलता है? लोग कहता है भैया ऐसे केस में वो फाइंडर ऑफ गुड्स ही उस सामान का ओनर कहलाएगा। मतलब ढूंढने के बाद भी नहीं मिला तो ही विल बिकम द रियल ओनर, वही उस गुड्स का ओनर बन जाता है। तो क्वेश्चन ये आया कि दोनों ट्राई करने, दोनों फीचर पूरे करने के बाद में भी ओनर नहीं मिला तो वो ओनर बन गया। तो क्वेश्चन इज, अगर फाइंडर ऑफ गुड्स उस केस में बाद में किसी बायर को, किसी दूसरे पर्सन को गुड्स बेच देता है, सेल कर देता है, तो क्या वो बायर को गुड टाइटल मिलेगा? ऑब्वियस मिलेगा, सिंपल सी बात। क्योंकि अगर, लिसन टू मी, सामान मिला बेच दिया तो नहीं मिलेगा, बट सामान मिला, तुमने एफर्ट लिए फिर बेचा, तो उस बायर को गुड टाइटल रिसीव होगा। ये प्रोविजन ऐसे याद रखना बेटा। आगे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड प्लेज और पाउनी। अब सुनना, पाउनी क्या है यहां पे? इन शॉर्ट याद रखो, अगर आपने किसी के पास में गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में रखा था, सिक्योरिटी के रूप में, और बदले में लोन लिया था कि लो भैया काम करो, ये मेरा गोल्ड है, ये गोल्ड रख लो, होता ना मुथूट गोल्ड वगैरह ना, सुनते हो कि गोल्ड के बदले कैश ले लो, वो लोन देते हैं बेटा। इन शॉर्ट, आपने मतलब एक पर्सन ने क्या किया, किसी के यहां पे गोल्ड रखा और गोल्ड के लिए पैसा ले लिया। अब बताओ, अगर आपने वो लोन पूरा, आपने लोन टाइम पे नहीं चुकाया, वो लोन का इंटरेस्ट भी नहीं पे कर रहे, लोन भी नहीं चुका रहे,
तो ऐसे केस में याद रखना उनका एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वो पाउनर, वो प्लेज जो आपने प्लेज सामान रखा है सिक्योरिटी के रूप में रखा है, प्लेज का सिक्योरिटी होता है। अगर आपने रखा है, अगर आपने लोन नहीं चुकाया फेल हो गए, तो बेटा वो पाउनर प्लेज, अगर मान लो क्या बोलता हूं, अगर किसी को सामान बेच दे, वो तुम्हारा गोल्ड किसी दूसरे बायर को बेच दें, तो क्या जिसको बेचा जाएगा उसे गुड टाइटल मिलेगा? आंसर इज यस, गुड टाइटल मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड लिक्विडेटर। एक और लिख लो, लिक्विडेटर एंड ऑफिशियल रिसीवर। लिक्विडेटर एंड ऑफिशियल रिसीवर। सर ये कौन है, बताता हूं बेटा। लिक्विडेटर, ऑफिशियल रिसीवर होता क्या समझना। द वर्ड लिक्विडेटर अप्लाई होता है कंपनीज वाले कांड में। कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनीज लगातार लंबे समय तक लॉस में चल रही होती हैं, तो वहां पर कोर्ट ऑर्डर पास करता है कंपनी को बंद करवाने के लिए, उसको बोलता है लिक्विडेशन बोलते हैं। तो लिक्विडेशन के केस में एक पर्सन को हायर किया जाता है कि जाओ उस कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको क्या करो, रियलाइज करो, हिसाब बनाओ और प्रॉपर्टी किसी को बेच दो, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे कंपनी के लोगों का लोन चुका दो। तो पॉइंट ये आता है, लिक्विडेटर बोलते हैं। सेम पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में भी अगर पार्टनरशिप के पार्ट में भी कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वहां पर भी एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, उसे बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। उसका काम भी यही होता है कि उस पार्टनर की प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसा आएगा उससे लोन चुका दो। तो क्वेश्चन ये आया बेटा, ये लिक्विडेटर या ऑफिशियल रिसीवर जब किसी को गुड्स बेचेंगे, जो प्रॉपर्टी है उसको बेचेंगे, अगर वो प्रॉपर्टी, वो गुड्स बेचेंगे उस पार्टनर की या उस कंपनी की, तो प्रॉपर्टी को जिसको सेल करेंगे उस बायर को क्या गुड टाइटल रिसीव होगा? हाँ या ना? क्योंकि बेसिक सोचो ध्यान से, प्रैक्टिकली वो लिक्विडेटर या ऑफिशियल रिसीवर रियल ओनर नहीं था, बट जिनको उन्होंने सामान बेचा, क्या उस बायर को गुड टाइटल रिसीव होगा? आंसर इज यस यस यस। तो चेक करो, ये सारे वो केसेस है गाइस जो रियल ओनर ना होते हुए भी अगर गुड्स किसी को बेचते हैं तो उस बायर को बेटर टाइटल या गुड टाइटल मिलता है, विच वी कैन से वो बायर बन जाएगा बोनाफाइड परचेजर, मतलब उसका बेनिफिट लेने का अधिकार उसके पास में आ जाता है। इज इट क्लियर? यही था हमारा कौन सा टॉपिक हमारे पास में बेटा, इसको बोलते हैं अनपेड सेलर। याद रहेगी बात, इतना ही पार्ट पढ़ना है आपने। तो मेनली इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किन किन के पास अधिकार दिए गए, कौन कौन बेच सकता है। ये पूरा चार्ट बना दिया आपने। चले आगे बढ़ो, आगे आओ। अगला पार्ट आया हमारे पास में अनपेड सेलर। लो आ गया नाम जिसका तुम्हें था इंतजार। कौन है? अनपेड सेलर। सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1 और कुछ प्लेस पे लिखा मिलेगा सेक्शन नंबर 45 पार्ट ए, दोनों का मतलब सेम ही था नाम। अब पॉइंट समझना गाइस ध्यान से। सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1 डिफाइन करता है अनपेड सेलर को। कौन है व्यक्ति? ये कोई टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन बोल रहा हूं दोबारा से। तो पॉइंट क्या समझना, एक ऐसा सेलर जिसको उसका बेचे हुए सामान का प्राइस नहीं मिला, मतलब होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, कुछ अमाउंट दे दिया कुछ नहीं दिया, तब भी वो क्या कहलाएगा? वो अनपेड सेलर ही कहलाएगा। या फिर क्या कर दिया, उसे कोई पेमेंट के बदले, कंसिडरेशन के बदले उसे पैसा नहीं दिया, कैश नहीं दिया, कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे, चेक ले ले भैया, चेक ले ले, 3 महीने बाद का चेक है। अब जो चेक दिया था वो चेक हो गया डिसऑनर। तो ऐसे केस में हुआ क्या, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर कहलाएगा। वही पढ़ना क्या कह रहा है, नंबर 1 इज कॉल्ड, पहला कहता है अनपेड कौन है? वो व्यक्ति, ए सेलर इज डीम्ड टू बी सेड अनपेड सेलर। कब बेटा? व्हेन होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, जब पूरा का पूरा उसे पैसा पे नहीं किया गया, नंबर 1। या और मतलब या फिर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देने का मतलब होता है कंडीशनल पेमेंट। याद रखना, कंडीशनल पेमेंट मतलब कि उस पर डेट लिखी है, उस डेट पे पेमेंट करवा पाओगे। अब अगर मान लो या तो पूरा पैसा नहीं दिया, या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कोई बिल दे दिया और वो क्या हो गया, विच हैज बीन डिसऑनर, और अगर वो बाद में डिसऑनर हो गया डॉक्यूमेंट, तो बी प्रैक्टिकल इन दिस बेटा। सोच के देखो, चेक मिला बट चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या उस सेलर को पैसा मिला? नहीं मिला। तो उसी को बोलते हैं, तो यार पूरा पैसा नहीं मिला या कोई बिल मिला, लेकिन क्या हुआ एट दिन, क्या हुआ, पैसा पूरा नहीं हुआ, मतलब अनपेड रह गया वो। तो ऐसे सेलर को अनपेड सेलर कहा जाता है। अब ये रोएगा कि जज साहब मैं क्या करूं, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तो लो कहता है रो मत भाई, लो ने इस अनपेड सेलर कुछ अधिकार दिए। अधिकारों में 2 अधिकार हैं बेटा। पहला अधिकार दिया है राइट अगेंस्ट द गुड्स, कि तुम्हारे गुड्स के अगेंस्ट में राइट बनेंगे। दूसरा राइट अगेंस्ट द बायर। अब 2 तरह के राइट है गुड्स में, मिलते हैं 3 राइट। पहला राइट मिलता है राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अभी सुनना खाली बातें, लिखूंगा कम इसमें, ठीक है। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसी राइट के नाम और भी है बेटा, इसी को बोलते हैं राइट टू रीगेन, राइट ऑफ लीन एंड राइट टू रीगेन, राइट टू रीगेन द पोजीशन।
अब देखो फर्क क्या है, लीन को बोलते हैं रिटेन, अपने पास रखना, रखने का अधिकार है। रिगेन का मतलब होता है अगर हाथ से सामान निकल भी गया तो भी आप ट्रांसपोर्ट से सामान वापस मंगवा सकते हो। और तीसरा है राइट टू रीसेल, वो अनपेड सेलर किसी को वो सामान बेच सकता है, राइट टू रीसेल, आपने सुना ना रीसेल वाला पार्ट, बेच सकता है किसी को। अब इन तीनों में तीनों कब अप्लाई होंगे वो सुन लो ध्यान से बात। दूसरा है बायर वाला पार्ट, मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है, मो इंपॉर्टेंट है ये वाला, गुड्स वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पार्ट के अंदर। पढ़ो भैया क्या कह रहा है, नंबर 1 सुनना, चार्ट में बनाऊं, चलो चार्ट में बनवाता हूं इसके ऊपर, चलो आओ। तो टॉपिक हेडिंग है, चार्ट बनाते हैं प्रॉपर्ली हम। टॉपिक है हमारे पास में अनपेड सेलर कौन है, अनपेड सेलर कौन और उसके पास क्या क्या अधिकार हैं। तो अनपेड वो, नंबर 1 पॉइंट सुनना गाइस ध्यान से, अनपेड वो जिसको पूरा पैसा नहीं मिला, होल ऑफ द प्राइस, होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, जिसको पूरा पैसा नहीं मिला, या फिर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला एज ए कंडीशनल पेमेंट, और वो क्या हो गया, दैट हैज बीन डिसओनर। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर उस सेलर को अनपेड सेलर कहा जाता है। ये मीनिंग हो गया अनपेड सेलर का, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1। ओके भैया, तो लोग बोलता है अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको कुछ राइट्स देने वाला हूं। तो राइट्स में राइट क्या दिए, राइट में पहला राइट दिया, सुना, राइट में पहला राइट दिया, बोला राइट नंबर 1 कि पढ़ना, राइट नंबर 1 कि राइट अगेंस्ट द गुड्स, पूरा चढ़ना, राइट अगेंस्ट द गुड्स, कि तुम्हें मैं कुछ राइट दे रहा हूं गुड्स के अगेंस्ट में, राइट अगेंस्ट द गुड्स। सुन लो पूरा रिवाज हो जाएगा हैंड टू हैंड एक बार में। दूसरा राइट दिया राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द बायर, कि बायर के अगेंस्ट में राइट है। अब सुनो ध्यान से, अब ये तो नहीं है ना भाई कि गुड्स पे केस डाल देगा, नहीं, केस डालेगा बायर के ऊपर। गुड्स पे क्या राइट दिए, 3 राइट दिए। नंबर 1 राइट सुनना ध्यान से, सबसे पहला राइट है बेटा हमारे पास में राइट ऑफ लीन, द फर्स्ट राइट इज राइट ऑफ लीन। सुन लो कब कब मिलता है। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। आई कैन यूज द वर्ड राइट टू रिटेन द पोजीशन, वर्ड यूज करो रिटेन द पोजीशन। अगर अनपेड सेलर को उसका पैसा नहीं मिला तो उसके पास अधिकार है कि जो गुड्स उसने बेची थी उसके पोजीशनल कंट्रोल को वो अपने पास वापस ले सकता है, वो अपने पास उसकी पोजीशन को वापस ले सकता है, वापस उठा लेगा। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, सुनना, बी प्रैक्टिकल। अक्सर जो लोग गाड़ी खरीदते लोन पे, एग्जांपल दे रहा है आपको, फाइनेंस करवाते हैं, अगर वो अपनी ईएमआई टाइम से नहीं भरते तो 3 ईएमआई क्रॉस होने के बाद में उस बैंक के पास अधिकार आ जाता है कि वो उस गाड़ी को उससे छीन सकते हैं। हाँ ये अधिकार है, नोटिस देने के बाद में वो गाड़ी उससे ले सकते हैं। मतलब क्या, जो गाड़ी का पोजीशन ऑलरेडी बायर के पास जा चुका है उसको भी ले सकते हैं। यस, तो ये क्या है, राइट ऑफ लीन बोलते हैं इसको। तो लोग कहता है भैया ये राइट ऑफ लीन बनता कब कब है, बोला भाई 3 केस में बनता है। सुनो ध्यान से, 3 कंडीशंस है कि राइट ऑफ लीन कब कब अप्लाई होगा। पार्ट नंबर 1, लोग कहता है पहली बात तो गुड्स हैज नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। लोग कहता है उधार पे सामान ना बेचा गया हो। अब मान लो एग्जांपल के लिए, इसका मतलब बच्चा बोला इसका मतलब यहां पर क्यों आया, राइट ऑफ लीन बनता है 3 केस में। पहला राइट लिखवाया, उसके बाद बता रहा हूं नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज अगर सेलर ने खुद ने 1 साल का क्रेडिट दिया था, अब सेलर ने बोला भैया कि मैं आपको 1 साल का लोन दे रहा हूं, 1 साल में आपको हर महीने पेमेंट देनी है। अब वो पर्सन अगर बायर हर महीने पेमेंट दे रहा है तो क्या 1 साल से पहले आप उसका सामान ले पाओगे, आंसर इज नो। तो लोग कहता है भैया पहली केस तो क्रेडिट पे सामान नहीं बेचा हो। नंबर 2 कहता है अगर क्रेडिट पे बेचा गया था, आपने उधार पैसा बेचा और क्रेडिट का टाइम पीरियड खत्म हो गया, एंड क्रेडिट टाइम पीरियड, द क्रेडिट टाइम पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड। अगर क्रेडिट का टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो गया, अब बताओ 1 साल का टाइम दिया, 1 साल पूरा बीत गया, पैसा अभी भी नहीं आया, तो अब क्या कहलाएगा। तो ऐसे केस में वो कौन है, अनपेड सेलर है। तो उस केस में उसके पास राइट ऑफ लीन बनता है। तीसरा केस है बेटा बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर सेलर को ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि जिसको मैंने सामान बेचा था वो तो इंसॉल्वेंट हो गया,
वो तो लॉ ने उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। मतलब क्या होता है, जिस किसी व्यक्ति की डेट्स उधार अगर उसकी संपत्ति की अमाउंट से ज्यादा हो जाए और कोर्ट वहां पर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन पास करके उसे डिक्लेयर कर दे इंसॉल्वेंट, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये तीनों के तीनों केस वो है बेटा जहां पर अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन रखता है अपने पास में, नंबर वन। एक पार्ट इसमें और आता है कि राइट ऑफ लीन कब कब नहीं बनता, कब नहीं बनता, मतलब इन शॉर्ट आई कैन यूज द वर्ड एक्सेप्शन कौन कौन सी है, पहले का एक्सेप्शन कौन कौन सी है। तो लोग कहता है भैया कुछ पॉइंट ऐसे भी है जहां पर राइट ऑफ लीन नहीं बनेंगे। नंबर वन क्या, नंबर वन कहता है कि अगर मान लीजिए गुड्स को रिपेयर के लिए लाया गया, बायर गुड्स को रिपेयर करवाने लेके आया था, एसी खरीदा उसने मान लो, तो एसी की सर्विस करवाने के लिए आया, गाड़ी सर्विस कराने, तो रिपेयर के टाइम पर राइट ऑफ लीन नहीं ले सकता, पहला केस। नंबर टू, अदर चार्जेस, मतलब प्राइस नहीं पे किया तो बनता है, बट अगर प्राइस के अलावा गोडाउन के चार्ज, डॉक चार्जेस, रिमेंबर इंस्टॉलमेंट चार्जेस, कोई और चार्ज है तो और चार्ज अगेंस्ट में आप राइट ऑफ लीन नहीं रखते हो। तीसरा, बायर ने लॉफुल तरीके से, कानूनी तरीके से लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजीशन, अगर बायर ने कोर्ट में जाके लीगली उस गुड्स का पोजीशन ले लिया था तो उस केस में भी आपके पास अधिकार नहीं बनता राइट ऑफ लीन करने का। फोर्थ, या फिर वेव द राइट ऑफ लीन, अगर सेलर ने खुद से राइट ऑफ लीन खत्म कर दिया, मतलब क्या होता है इसका मतलब, समझ राइट ऑफ लीन का मतलब, वेव का मतलब क्या, वेव मतलब होता है हटाना, वेव मतलब हटाना। अब एग्जांपल सुनना ध्यान से, यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से बात बेटा। वेव मतलब क्या होता है, नॉर्मली अगर मान लो मैं एक सेलर था और मैंने किसी बायर को 3 महीने का उधार का टाइम पीरियड दिया था, अब 3 महीने का टाइम हो गया लेकिन अभी वो बायर आया, भैया सर माफ कर दो, पैसा नहीं चुका पाया, आप मुझे 2 महीने और दे दो। अगर यहां पर सेलर ने 2 महीने और दे दिए तो क्वेश्चन ये है, खुद के हाथों से अपना गला दबा रहे हो, इन शॉर्ट खुद के हाथों से आपने अगर टाइम क्रेडिट का टाइम पीरियड बढ़ा दिया तो क्या ऐसे पार्ट में भी राइट ऑफ लीन बनेगा? आंसर इज नो, उस 2 महीने भी आप उससे राइट ऑफ लीन नहीं रख पाओगे। आगे आता हूं, नेक्स्ट कौन सा है, पांचवा केस कौन सा है, ऐसा वाला पार्ट जहां पर बोलते हैं आपके पास में पार्ट डिलीवरी। अब सोचो गाइस, 50% पेमेंट आई, किसी सेलर के पास में 50% पेमेंट आई और 50% का सामान उसने दे दिया, बेच दिया, ठीक है, और बाकी 50% की पेमेंट नहीं आई। तो क्वेश्चन ये है, 50 एग्जांपल 1 लाख का सामान था, तो बायर ने सेलर को 50,000 रुपए दिए थे और 50 के बदले उसने 50 का सामान बेच दिया, उसको दे दिया। बट अब क्या बोल रहा है, सेलर कह रहा है भैया मेरा बाकी 50 नहीं आया, इसलिए जो पहले का 50 का सामान दिया था वो भी ले सकता हूं। अलाउड है क्या? आंसर इज नो। पार्ट डिलीवरी वाले पार्ट में भी जहां जिसका पैसा आ चुका है उसको रिटेन करने का अधिकार आपके पास में नहीं होता। ये फर्स्ट राइट है, राइट ऑफ लीन इतना ही है। क्या होता है, कितने पार्ट में बनता है और किस पार्ट में नहीं बनता, ये सबसे बड़ा पार्ट बनता है इसका। चले आगे हूं, अगला बनता है हमारे इसमें पढ़ना राइट नंबर 2, राइट अगेंस्ट द गुड्स में राइट नंबर 2 कौन सा है, बोला राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लोग कहता है भैया सेलर के पास ये राइट भी बनता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांजिट बोले तो ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, अगर सामान बेच दिया, सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर गुड्स को बेच दिया गया तब भी वो अनपेड सेलर गुड्स को वापस मंगवा सकता है। कब? सुनो ध्यान से, बोला भैया इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, सर ये तो पहले भी आ चुका है, नहीं अलग है समझना, इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट इन द मीन टाइम, एक वर्ड आता है इंसॉल्वेंट इन द मीन टाइम। गाइस ये क्या फर्क है समझना, राइट ऑफ लीन में था बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बट यहां वर्ड बोल रहा है इन द मीन टाइम। मीन टाइम मतलब क्या होता है भाई, कि सामान ट्रांसपोर्ट में डलवा दिया। क्या एग्जांपल के लिए सुना, सेलर ने गुड्स को भेज दिया बायर के पास में, बट अभी भी सामान ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रक में डला हुआ है, ठीक है, पहुंचा नहीं है, इसके हाथ से निकल गया, बायर को मिला नहीं है। तो क्वेश्चन इज, और उसी टाइम पर उसे इंफॉर्मेशन लगी अरे जो बायर था वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, इसको बोलता है मीन टाइम। सामान पहुंचने से पहले, सामान को यूज करने से पहले उसको इंफॉर्मेशन मिल गई कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसे केस में आपको ट्रांसपोर्ट को रुकवाने का भी अधिकार दिया गया, आप अपनी गुड्स का पोजीशन दोबारा से रीगेन कर सकते हो। नंबर 2। नंबर 3 राइट क्या बनता है गाइस, नंबर 3 इज राइट टू रीसेल, जो भी आया था हमारे पास में, राइट टू रीसेल, गुड्स को किसी और को बेचना। तो क्वेश्चन ये आता है राइट टू रीसेल कब बनता है भाई, 2 पार्ट याद रखना। पहला केस नंबर 1, अगर बायर ने डिफॉल्ट कर दिया, बायर ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में,
डिफॉल्ट मतलब उसने पैसा पे करने से मना कर दिया। अगर बायर पेमेंट करने में मना कर दे, भैया और पैसा नहीं दूंगा तेरे को मैं, तब भी आपके पास अधिकार है, अनप्रेडिक्टेबल अधिकार है, वो गुड्स किसी और को बेच सकता है। दूसरा, एंड आपने नोटिस सेंड किया था, क्या बोला, नोटिस, या एग्जाम्पल इसको बोलता हूं, डिफॉल्ट किया था, और जाना डिफॉल्ट के बाद में याद रखना एक प्रायर नोटिस जरूरी है। अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो ड्यूटी है सेलर की कि वो उस बायर को नोटिस भेजे कि भाई देख तू डिफॉल्ट कर रहा है, मैं नोटिस दे रहा हूं, मैं किसी और को बेच दूंगा। तो नोटिस मैंडेटरी है। नंबर 2 केस क्या है? नंबर 2 इज गुड्स पेरिशेबल नेचर की हो। अगर गुड्स ऐसी हैं कि यहां पर आप वेट नहीं कर सकते गुड्स के खराब होने का, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, किसमें पेरिशेबल को बोलते हैं, नष्टवान वस्तु को बोलते हैं, तो ऐसे केस में भी लोग कहते हैं कि आपके पास अनपेड सेलर के पास में अधिकार है, वो गुड्स को किसी और को बेच सकता है अगर बायर डिले कर रहा है तो। याद रहेगा, तो 3 राइट किसके? द 3 राइट विल बिलोंग्स टू राइट अगेंस्ट द गुड्स। याद रहेगी बात बेटा, इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। उसके बाद क्या है? राइट अगेंस्ट द बायर में क्या 3 राइट है, समझ, कॉमन 4 राइट बोलूंगा इसमें मैं। पहला केस, नंबर 1, भाई बायर है तो आप केस डाल सकते हो, कौन सा? सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर प्राइस। अब बताओ, अगर पैसा नहीं मिला तो पैसे के लिए केस डाल सकते हो, बट कब डाल पाओगे? सोचो, बोल रहा है व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। अगर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई थी, बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई थी, तो ऐसे केस में सेलर उसके लिए, उसके ऊपर प्राइस के लिए केस डाल सकता है। नंबर टू कहता है भैया, अगर मान लीजिए बायर ने नॉन एक्सेप्टेंस, बायर बोला मुझे सामान नहीं चाहिए, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, अगर बायर डिलीवरी लेने से मना कर दे तो क्या वहां पे केस प्राइस डलेगा? आंसर इज नो, वहां केस डलेगा सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस। वहां पे आप सेलर अपना नुकसान मांग सकता है। नंबर 2। नंबर 3 क्या है भाई, सुनना, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 इज, अगर आप यहां पर बात समझना, नंबर 3 क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस वाला पार्ट। नंबर 3 है आपके पास में अगर वहां पर रिजेक्शन हो गया, रिजेक्शन बाय द बायर, अगर बायर ने गुड्स को खरीदने से मना कर दिया, अगेन वही पॉइंट है, दोनों को पॉइंट सिमिलर है, ध्यान रखना, ये भी और ये भी, ठीक है, तो भी बेटा डैमेज के लिए केस फाइल किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट, कह रहा सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट, ये समझना ध्यान से बात को। अब लेट सपोज बायर ने डिले किया, सामान नहीं दिया, तो जितने समय तक वो प्राइस पे नहीं करेगा, सोचो 1 लाख का सामान था, 40,000 रुपए आए थे, 60,000 अभी बचे हुए हैं, और बायर पैसा नहीं दे रहा, भैया लटकाया जा रहा, दूंगा कल दूंगा, परसों दूंगा, अगले महीने दूंगा, अगले साल दूंगा, ऐसा कर रहा है। तो लोग कहते हैं ऐसे केस में जो सेलर है उसके, वो पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी डिमांड कर सकता है। इंटरेस्ट कौन सा? मार्केट के प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में जो रेट चल रहा था ना, एग्जांपल मान लो आप चल रहा है 13.5% चल रहा है, तो जो रेट मार्केट में चल रहा होगा उस रेट से वो उससे इंटरेस्ट भी मांग सकता है, किसके ऊपर? ऑन पेंडिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर, रिमेनिंग प्राइस के ऊपर। अब बात सुनना, ये कब मिलता है भाई, ये अधिकार कब मिलता है? अगर इसके लिए पहले से अग्री किया होता, इफ बोथ अग्रीड, अगर बायर सेलर ने पहले से अग्री कर रखा था कि कल को अगर पैसा नहीं देगा तो उस केस में मैं तुझ पे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, तब राइट बनता है। और गाइस ये वाला पार्ट बनता है पूरा हमारे पास में, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर कौन कौन से राइट है? 2 राइट बनते हैं, बायर का अलग, गुड्स का अलग। ये पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे हमारे पास में, और यही पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे चार्ट में बता रखा है, यू कैन चेक द चार्ट ऑल्सो। ठीक, आगे बढ़ू। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारे पूरे एक्ट का, खत्म, हाँ खत्म हो गया भाई, इतना ही था ये। तो लास्ट टॉपिक है सेल बाय ऑक्शन। बढ़िया रखना, इसके बाद में कराऊंगा क्वेश्चंस, क्वेश्चन जरूर करना ध्यान से, क्वेश्चन एमसीक्यू वाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और डेफिनेटली अगर इसमें क्वेश्चन बना तो इन्हीं क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन तो मिल जाएगा पक्का। सुनो, सेल बाय ऑक्शन, इसी को बोलते हैं ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल क्या होती है? सुनो, नीलामी नीलामी नीलामी, किसकी नीलामी कैसे होती है? सुनो गाइस, ऑक्शन सेल भी एक सेल का ही तरीका है, बट फर्क अलग है। ऑक्शन सेल में आप पब्लिक को इनवाइट करते हो और कहते हो आओ आके मेरी ऑक्शन में आके नीलामी करो, बिडिंग करो, बोली लगाओ, और जिसकी हाईएस्ट बोली होगी उससे मैं सामान बेच दूंगा। तो यही है द मोड ऑफ, क्या बोला, मोड ऑफ सेलिंग द गुड्स बाय इनवाइटिंग पब्लिक टू, क्या किस लिए? टू इनवाइट द पब्लिक एंड सेल द गुड्स टू द हाईएस्ट बिडर। हाईएस्ट बोली जो लगाएगा वो सामान घर ले जाएगा। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है इसमें, लीगल रूल इंपॉर्टेंट है, लीगल रूल पढ़ने हैं इसके अंदर आपको। तो पार्ट समझना, नंबर 1 मीनिंग क्या है?
the mode of selling the goods, mode of selling the property by inviting bids publicly, पब्लिक को इनवाइट करके कि आओ बोली लगाओ, एंड प्रॉपर्टी एंड सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, और बाद में सबसे जो हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको गुड्स बेच दी जाएंगी। पहला बात, ठीक है। अब आया मेन पॉइंट क्या है कि लीगल रूल्स क्या है ऑक्शन के, वो सुन लो भाई लोगों। पहला क्या, नंबर 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला कहता है सेल इन लोट्स। नंबर 1, अगर गुड्स को लोट्स में बेचा जा रहा है, लोट्स मतलब क्या होता है, अब बता एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास में 100 आइटम है जिसकी ऑक्शन करने वाला हूं, बट एग्जांपल क्या कहता हूं 100 आइटम में से मेरे 15 आइटम ऐसे जो फर्नीचर वाले आइटम है, तो मैंने बोला फर्नीचर आइटम का एक लोट बना दिया। रिमेंबर 10 आइटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक का लोट बना दिया मैंने, तो 100 आइटम को मैंने डिवाइड कर दिया लोट्स के अंदर। समझ रहे क्या बोल रहा हूं, 100 आइटम को मैंने डिफरेंट लोट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन ये आया कि जब नीलामी होगी तो क्या सारे लोट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सब लोट को एक मानोगे या इन सब लोट के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन आया सर सेपरेट लोट ट्रीट किया जाएगा, हर एक लोट का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा सेल के ऑक्शन के अंदर। तो वो पढ़ने का लिखा हुआ है, कह रहा सिंपल सी बात सर, व्हेन द गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लोट्स ईच लॉट इज डीम्ड, हर एक लोट जो होगा इज डीम्ड टू बी प्राइवेसी के सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, सबके लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उन्हें कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलोगे। नंबर 1। नंबर 2 बोला कि बताओ भैया ऑक्शन सेल के अंदर आपके पास में ऑक्शन सेल पूरी कब होती है, मतलब आई कैन यूज दी वर्ड एक्सेप्टेंस कौन से तरीके से होती, कौन से मोड वाला एक्सेप्टेंस होता है? तो आंसर है भैया इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। पढ़ते हो ना, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मतलब मुंह से बोल के नहीं होता, जैसे ही ऑक्शनर थोड़ा मारेगा, मतलब आई कैन यूज दी वर्ड बाय द फॉल ऑफ हैमर, बाय द फॉल ऑफ हैमर, जैसे थोड़ा पड़ेगा सर ऑक्शन हो जाएगा, या फिर कोई भी और कस्टम का तरीका जो पुराना तरीका है उससे हो सकता है, बट प्रैक्टिकली आज के टाइम में कैसे होता है, बाय दिस ऑक्शन कैसे होता है, हैमर मारना मतलब इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। लोगों ने अपने पता क्या बिडिंग दी, बिडिंग के बाद में हथौड़ा मारना मतलब इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। नंबर 2, क्या सोचो क्या बिडिंग को अगर बिडर चाहे तो अपनी बोली को वापस ले सकता है? आंसर इज यस कह रहा है, बिडर ले पाएगा, बट कब? बिडिंग कब कर पाएगा? हथौड़ा लगने से पहले, अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ उससे पहले आपके पास विड्रॉ करने का अधिकार होता है, उसके बाद नहीं होता। आगे आता हूं, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड राइट टू ऑफ सेलर टू बिड। क्या जो पर्सन, जो सेलर है, जो ऑक्शन करवा रहा है, जो नीलामी करवा रहा है, क्या वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है? आंसर इज यस, बट पार्टिसिपेशन के लिए उसे प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। याद रखना, अगर सेलर खुद अपनी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे पहले से एक नोटिस सबमिट करना पड़ेगा, नोटिस ऑफ ऑक्शन के अंदर, कि मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला हूं या मेरे बिहाफ पर मेरा एजेंट पार्टिसिपेट करने वाला है, इसके लिए बताना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं बताया और बाद में पता चला तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। मतलब इन शॉर्ट, अगर किसी को नहीं पता था, उसने नहीं बताया था, तो बाद में जब बोली लगा जाएगी तो उस केस में अगर किसी बायर ने सामान खरीद लिया, किसी बिडर ने सामान खरीद लिया, तो वो बिडर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकता है। ओके, आगे आता हूं, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सेलर नॉट टू बिड। क्वेश्चन नॉर्मली क्या बोला भाई, बिडिंग कब कर पाएगा? अगर राइट है तो, बट अगर राइट नहीं है तो, ना ही उसने कंसेंट लिया, ना उसने इन्फॉर्म किया, तो बिडिंग करने का अधिकार आपके पास में नहीं होता है। आगे आता हूं, उसके बाद में रिजर्व और अपसेट प्राइस, मतलब क्या हो भाई? क्वेश्चन आया कि ये प्राइस ऑक्शन के अंदर जो गुड्स बिकेंगी, उस गुड्स का प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? प्राइस इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द सेलर। याद रखना, सेलर ही उसके प्राइस को डिसाइड करता है। सेलर मतलब क्या होता है? रिजर्व प्राइस मतलब होता है क्या होता है? मतलब होता है बेटा कि प्राइस आपके पास में जो गुड्स बेची जाएंगी वो प्राइस किस से स्टार्ट होंगी, लोवेस्ट और हाईएस्ट प्राइस क्या रहने वाला है वो पहले से ही फिक्स हो जाता है हमारे पास में। ठीक है, आगे आता हूं, नेक्स्ट इसको प्रिटेंडेड बिडिंग क्या होती है भाई? प्रीटेंडेड मतलब प्री इंटेंडेड, आई कैन यूज द वर्ड प्री इंटेंडेड बिडिंग। इन शॉर्ट मतलब बेटा जहां पर सेलर की इंटेंशन थी कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, सुनना क्या बोल रहा हूं, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, और मैं पार्टिसिपेट इसलिए करूंगा कि अपने सामान की वैल्यू को बढ़ा सकूं। मैं हाईएस्ट बोली बोलता रहूंगा, लोग बोलते रहेंगे, बुलवाता रहूंगा उनसे, और महंगा करवाऊंगा अपने प्राइस को, तो इसे मतलब प्रीटेंडेड बिडिंग बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे केस में जो एग्रीमेंट बनते हैं, ऐसे केस में जो एग्रीमेंट बनेंगे उन्हें नॉक आउट एग्रीमेंट्स कहते हैं। सुन लो, लिख लो इस बारे में, नॉक आउट एग्रीमेंट बोलते हैं। नॉक आउट मतलब आपका टारगेट था अपनी गुड्स की प्राइस को बढ़वाना, तो याद रखना इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा अगर बाद में किसी बिडर ने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक्शन लिया तो।
ऑलवेज रिमेंबर। तो वो अलाउड नहीं होता, बाद में कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल होता है। एंड दैट्स इट गाइस, ये पूरा तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स का कंसेप्ट था। होपफुली पूरा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज मेंशन जरूर करना इस बार इसके एंड में, बट इससे ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इस तरह कुछ पढ़ रहे हो तो कुछ भी और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा जो पार्ट दूंगा उसमें कुछ भी और पढ़ने की रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं है। डिटेल पार्ट दिया है, रिवीजन करवा दे फास्ट ट्रैक मोड के अंदर। अब बात करता हूं इसके अंदर में कि हमें करना है कुछ क्वेश्चन, तो कर ले भाई लोगों, फिर खत्म हो जाएगा हमारे पास में। आओ तो प्रैक्टिस जोन में मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लेके आया, आओ रिप्लाई करना मेरे को। मेरा पहला प्रश्न पूछना, सुनो ध्यान से, सुंदर हो ध्यान से। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। बताओ क्वेश्चन नंबर 1, सेल ऑफ 1930 में कौन सी गुड्स को लेके सेल और बाइंग की बात की होती है? पहला आया, ऑब्वियस आंसर क्या है? मूवेबल, इमूवेबल, बोथ, या और कोई भी। आंसर इज ऑलवेज मूवेबल गुड्स, हम पहले पढ़ चुके हैं। सेल ऑफ गुड्स से सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स की सेल को डील करता है और इमूवेबल को डील नहीं करता। ना तो इमूवेबल को डील करता है, ना प्लेस को, ना मोर्टगेज को, ना बार्टर सिस्टम को। इन चारों में से किसी को भी डील नहीं करता। आगे आता हूं, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? अंडर वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू फ्रॉम सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इसको बताना मुझे। जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है सेलर से बायर को, उसे क्या बोलते हैं? बताओ। इसका मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। बताओ बेटा, उसे सेल कहते हैं या उसे अग्रीमेंट टू सेल कहते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? सर उसे ये नहीं कहते, ये भी नहीं कहते, ये भी नहीं कहते, क्या बोलते हैं? सर सेल कहते हैं। इन शॉर्ट, सामान बिक गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, उसे सेल कहते हैं। इज इट क्लियर गाइस? आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेसिफिक गुड्स किसे बोलते हो? सिंपल सी बात, मीनिंग याद है? Those goods which are identified and agreed, 2 वर्ड मिलेंगे, identified agreed। पढ़ो, एग्जिस्टिंग है, आइडेंटिफाइड है। अगला आइडेंटिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में बिफोर मेकिंग परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ए एंड बी। बताओ, आपने आइडेंटिफाई किया और अग्री किया, आइडेंटिफाई किया और अग्री किया, याद है? तो पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाइड आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बट बिफोर द परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाइड। दूसरा एग्जिस्टिंग है और आइडेंटिफाइड है, याद रखो। बताओ, तो सिंपल पॉइंट समझो ध्यान से बात को। ऐसा कोई भी गुड्स जिसे पहले से आइडेंटिफाई किया जा चुका है और जिसके लिए अग्री भी कर चुके हो, तो पॉइंट इज क्लियर गाइस। यहां बोला एग्जिस्टिंग है, आइडेंटिफाइड है जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे। यहां बोला आइडेंटिफाइड आफ्टर, आफ्टर नहीं होता, पहले होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? नंबर 1, क्योंकि आफ्टर वर्ड ने पूरी कहानी बदल दी हमारे पास में। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद नहीं पहचानते, उससे पहले पहचानते हो। आगे आता हूं, क्वेश्चन 4 बताओ मेरे को। बोलो भैया, when there is a contract for uncertain goods, मतलब ऐसी गुड्स जिनका पता लगाया ना जा सके। बोलो, गुड्स perish without the fault of the seller and buyer before the risk passes to the buyer। बताना मुझे। गुड्स अभी अनसर्टेन है, मतलब इन शॉर्ट गुड्स अभी बनके तैयार नहीं है, सामने प्रेजेंट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ऐसे केस में अगर गुड्स को नुकसान हुआ विदाउट, ना तो सेलर की गलती थी और ना ही बायर की गलती थी, तो क्वेश्चन इज हु विल बियर द रिस्क? बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट यहां पर अवॉइड हो सकता है? कैन नॉट बी अवॉइडेड, बिकम्स वॉइड, बिकम अनएनफोर्सिएबल। सोचो ध्यान से। तो ऐसे केस में जहां पर आपकी गुड्स अवेलेबल अभी बनके तैयार नहीं हुई थी और गुड्स नष्ट हो गई बिना सेलर के फॉल्ट या बायर के फॉल्ट के, तो यहां पर रिस्क बायर टू पासिस टू बायर। बताना मुझे, क्या ऐसे केस में रिस्क बायर का होता है? आंसर इज नो, रिस्क सेलर का होता है। बट क्वेश्चन क्या पूछा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या वैलिड होगा? तो आंसर है भैया, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे वॉइड। अवॉइड मतलब क्या होता है? इस कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड कह सकते हो। कि सिंपल सी बात, यहां लायबिलिटी बायर की नहीं होती, सेलर की होती है ऑलवेज। क्योंकि रीजन इज बिफोर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेलर विल बियर द रिस्क, सेलर विल बियर द रिस्क। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बियर द रिस्क। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बायर रिस्क बियर करेगा। आंसर इज नो, नहीं करेगा। आगे आता हूं, क्वेश्चन 5 बताओ मेरे को। 5 क्वेश्चन कहता है, वारंटी स्टिपुलेशन पढ़ चुके हो। वारंटी कौन सी रिक्वायरमेंट है? एसेंशियल या कोलेटरल? पढ़ना। एसेंशियल टू द मेरे पास, कोलेटरल टू मेरे पास, कौन सी है? बी इज द राइट आंसर गाइस। ऑब्वियसली पढ़ चुके हो, आपने कंसेप्ट पढ़ा था। कंसेप्ट करते ही आपके सारे क्वेश्चन एक बार में बनेंगे। वारंटी इज दी कौन सी है? कोलेटरल रिक्वायरमेंट टू द मेन पर्पस कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पूछ लेता एग्जांपल के लिए कि वारंटी के ब्रीच होने पे क्या मिलता है? डैमेज मिलता है खाली, नॉट टू रेपुडिएट। ओके, आगे आता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स राइज टू, कंडीशन टूटी तो क्या मिलेगा? क्लेम फॉर डैमेजेस, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट, रेपुडिएट भी मिलता है और डैमेज भी मिलता है। तो इनका आंसर इज बोथ बी ए एंड बी। सी इज राइट आंसर गाइस। आगे हूं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। 7 क्वेश्चन बताओ। इफ कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स इज नॉट फुलफिल्ड, बताना मुझे। ये कौन सी टाइटल थी? ये थी इम्प्लाइड कंडीशन। कंडीशन एज टू टाइटल,
अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो क्वेश्चन बायर क्या कर सकता है, रिजेक्ट द गुड, हैज नो ऑल्टरनेटिव बट बाय द गुड्स, मे रिजेक्ट द गुड एंड क्लेम डैमेजेस, ऑल ऑफ द अबव। बताना मुझे। कंडीशन एज टू टाइटल कहां आती है, इज अ पार्ट ऑफ इंप्लाइड कंडीशन, और ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा, ऑब्वियस, दिस विल प्रोवाइड यू द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ मेरे को। इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट ऑब्लाइज द पार्टी टू हैव बीन्स। कॉन्ट्रैक्ट पीस के लिए किया और कह रहा बीन्स बेचूंगा, ये स्टेटमेंट अप्लाई किस पे होती है बताना। मतलब बायर ने कहा कि पीस खरीदने हैं, बट आप कह रहे हो कि मैं आपको बीन्स बेच दूंगा एग्जांपल, तो लेकिन आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। ये लाइन कहां बोली थी मैंने, याद करो, इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन में बोली थी, याद है? तो पढ़ने का लिखा हुआ है, एक इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस, एज टू सैंपल टाइटल, फर्स्ट वन इज राइट, डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में अप्लाई होता है, क्योंकि बायर ने जो बोल दिया आप उसे कुछ और खरीदने के लिए बाउंड नहीं कर सकते बेटा। क्वेश्चन 9 पे आता हूं, पढ़ने का नंबर 9, अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट द टाइम ऑफ पेमेंट कैन बी असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की असेंशियल रिक्वायरमेंट टाइम है कि भैया इस 10 एग्जांपल इस 29 तारीख को मेरी शादी है, मुझे शेरवानी मिल जानी चाहिए थी, तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है और टाइम इज असेंशियल रिक्वायरमेंट, तो क्वेश्चन आया तो ऐसे केस में क्या बोला पड़ना, बाय द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी। तो ये कहां कॉन्ट्रैक्ट कब बन सकता है, अग्रीमेंट हुआ हो, ऑपरेशन ऑफ लॉ, बोथ ए एंड बी एंड बोथ इधर ए और बी। बताना मुझे, सोचो ध्यान से। 11 सेक्शन 11 हमारे पास बात करता है कि टाइम ऑफ पेमेंट कैन बी असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्या ये बाय अग्रीमेंट है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, दोनों है, या इधर ए और बी है? सोचो ध्यान से, मतलब क्या हो, मतलब समझो ध्यान से। पार्टीज ने आपस में अग्रीमेंट किया हो कि इस टाइम पर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लॉ में लिखा हुआ है कि टाइम पे पूरा होना चाहिए, भाई टाइम में असेंशियल रिक्वायरमेंट के साथ में रीजनेबल पार्ट भी आता है। तो क्वेश्चन इज, ये तब पॉसिबल है बेटा, याद रखना, जब ये अग्रीमेंट बाय किसके हो, बिटवीन पार्टी में अग्रीमेंट वाला पार्ट हो। फर्स्ट कंडीशन ये है, कुछ बच्चे बोलेंगे इधर एंड बी, बेटा यार ऑपरेशन ऑफ लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट टाइम असेंशियल रिक्वायरमेंट है, ये बात अग्रीमेंट से डिसाइड होती है, ना कि इसके पास डिसाइड होती है। चले आगे आता हूं, नेक्स्ट गाइस कौन सा पॉइंट है, मर्चेंटेबल इक्वालिटी ऑफ गुड्स। बताओ, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, मतलब क्या है इसका, दैट गुड्स आर कॉमर्शियली सेलेबल, दे आर फिट फॉर द पर्पस फॉर दे आर जनरली यूज्ड, बोथ ए एंड बी, क्वालिटी शुड बी हाई स्टैंडर्ड। बताओ मुझे, पहला पॉइंट, मर्चेंटेबल का मतलब भैया गुड्स मार्केट में जिस चीज से जानी जाती है, मतलब कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, मतलब आई कैन यूज द वर्ड विच इज पॉपुलर फॉर देयर डिस्क्रिप्शन, पॉपुलर फॉर देयर डिस्क्रिप्शन, जिस चीज से जानी जाती है, दूसरा जिसके लिए वो यूज की जाती है, तो ए बी ठीक बी बी ठीक, तो सी इज द राइट आंसर गाइस। आ गया हूं, क्वेश्चन 11 बताओ मेरे को, कह रहा है ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है, डिलीवरी करने पर, पेमेंट होने पर, हैमर फॉल होने पर कब होती है, और अभी पढ़ा आप लोगों ने, बाय फॉल ऑफ हैमर ऑक्शन सेल कंप्लीट मानी जाती है। इट इज कॉल्ड, इसको इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लाल इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। डन है गाइस, आ गया हूं। अगला कहता है क्वेश्चन 12 बताओ मेरे को, इन केस ऑफ सेल ऑफ ऑक्शन वेयर गुड्स आर पुट फॉर सेल इन लोट्स, ईच लोट इज प्राइम। बताना मुझे, अगर लोट्स में गुड बेची गई तो हर एक लोट क्या कहलाएगा, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इधर और बी, ऑब्वियस भैया इट इज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, बी द राइट आंसर। सिंगल नहीं बोलो, ध्यान रखना, सिंगल मतलब कंबाइन को बोलते हैं, ठीक है। आगे आता हूं, अगला 13 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ना, where the sale is not notified to the subject to the right to bid or behalf of the seller। अगर सेलर के बिहाफ पर बिडिंग होगी, ये बात नहीं बताई गई, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर। किस लिए, अब बताओ, सेलर ने नोटिफाई नहीं किया कि मैं बिडिंग करने वाला हूं, तो ऐसे केस में क्या वहां पर लॉफुल नहीं होगा बिड करना, लॉफुल नहीं होगा किसी पर्सन को अपने ब्याह पे हायर करना, ये दोनों के दोनों ऑब्वियस ना खुद कर पाएगा, ना ही उसको किसी और को अपॉइंट करने का अधिकार है, अगर उसने नोटिफाई नहीं किया। नोटिफाई मतलब होता है नोटिस देकर, अगर बाकियों को नहीं बताया नोटिस देकर कि भैया मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो उसे अलाउड नहीं होता। ओके, आगे आता हूं, क्वेश्चन 14 बताओ, क्वेश्चन 14, इन प्रिटेंडेड बिडिंग, अगर बिडिंग का, ये पढ़ चुका, प्रिटेंड मतलब पहले से इंटेंशन थी प्राइस बढ़ाने के लिए, क्या कर रहा है, सेल इज क्या, वॉइडेबल होगी, वैलिड होगी, ऑप्शन ऑफ बायर या इलीगल। बताओ, वॉइडेबल तो होगी, कंफर्म्ड है, बट कौन सी है, और द ऑप्शन ऑफ सेलर और बायर, ऑब्वियस बायर, जो बंदा खरीद रहा होगा वो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। आगे आता हूं, 15 क्वेश्चन बताओ मेरे को, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। बताना, ये तो पढ़ चुके हो, कोई सेलर अनपेड सेलर कब कहलाएगा, पहला
When whole of the price has not been paid, सही है भैया. Number 2, when bill of exchange or other negotiation instrument has been payment, और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. नंबर बी, और दोनों के दोनों. तो आंसर क्या आएगा? सी इज द राइट आंसर गाइस, क्योंकि दोनों ही डेफिनेशन के पार्ट बनते हैं इसके. अगला क्वेश्चन नंबर 16, देखो ध्यान से. कह रहा सर, when the goods have been sold on credit and the credit period blank space lien can be exercised. बताना मुझे. राइट ऑफ लीन कब बनता है? जब सामान उधार पर दिया गया और उधार का पीरियड क्या हो गया? हैज नॉट एक्सपायर्ड, हैज एक्सपायर्ड. क्या? ऑब्वियस आंसर इज हैज एक्सपायर्ड. टाइम एक्सपायर्ड होगा तभी राइट ऑफ लीन बन सकता है. 17 क्वेश्चन पे आ जाओ. क्या बोल रहा है, पढ़ना. कह रहा वेयर द अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स बाय हैंडलिंग इट ओवर टू द कैरियर ऑफ ट्रांसमिशन. कैरियर बोलते हैं शिपमेंट को बेटा, कि जो शिप से थ्रू सामान भेज रहा है हमारे पास में. ठीक है, ओके. एंड द गुड्स आर इन ट्रांजिट, ही कैन रिक्लेम द पोजीशन. रिक्लेम मतलब होता है राइट टू रिगेन. बताओ बेटा, राइट टू रिगेन कब बनता है? क्वेश्चन इज राइट ऑफ लीन, इसे क्या बोलते हैं बताना. क्वेश्चन यहीं पे नाम मिल गया कि अगर सामान को अलग कर दिया गया और कैरियर को मैंने ट्रांसमिशन में डाल दिया गया और वहां पर अगर सामान वापस मंगवाया जाए तो ऐसे राइट को क्या बोलते हो? ऑब्वियस हम पढ़ चुके हैं ना. तो लीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी, मतलब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कहते हैं इसको. ठीक है गाइस, ओके. विद, देखो एक वर्ड और लिखा है यहाँ पे, विद होल्डिंग डिलीवरी का मतलब क्या होता है? अगर पोजीशन खुद के पास है और राइट ऑफ लीन करना चाह रहा है तो उस केस को बोलते हैं विद होल्डिंग, मतलब अपने पास रखना. बट ये इसका आंसर नहीं है. आंसर क्या ओनली इसका सर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट को बोलते हैं. आगे आता हूं. क्वेश्चन नंबर 18 सुनो. द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाइज. बताना. कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बियर कब अप्लाई होता है? क्वेश्चन नंबर 1. देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन वारंटी. ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे इस बार के मॉक टेस्ट पेपर में भी आया है, पता तुमको? इंस्टीट्यूट ने तुम्हें दिया है, एमटीबी में क्वेश्चन दिया है. तो क्वेश्चन आया, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर कब अप्लाई होता है? नंबर 1, जहां जब कहीं वहां पर कोई भी इंप्लाइड कंडीशन वारंटी नहीं होगी तब अप्लाई होगा. ऑब्वियस, क्योंकि इंप्लाइड कंडीशन वारंटी अगर हुई तो बेटा वहां पर वो अप्लाई नहीं होगा. इंप्लाइड कंडीशन वारंटी वाला पार्ट एक्सेप्शन था कैवेट एम्प्टर का. इट मींस ये तभी अप्लाई होगा जब वहां पर कोई इंप्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही होगी. ए इज द राइट आंसर गाइस. ठीक है, आगे आता हूं. क्वेश्चन नंबर 19 बताओ मेरे को. कह रहा सिंपल सी बात, फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेल डिलीवरी में भी बताओ. डिलीवरी 3 तरह की होती है. एक्चुअल भी होती है, सिंबॉलिक भी, कंस्ट्रक्टिव भी होती है. एक्चुअल मतलब फिजिकल गुड्स को डिलीवर करना, फिजिकल डिलीवरी को बोलते हैं, फिजिकल डिलीवर करना. सिंबॉलिक मतलब कोई टोकन देना, मतलब एग्जांपल के लिए मान लो डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया, रिमेंबर रेलवे रिसीट, डिलीवरी रिसीट. तो कोई डॉक्यूमेंट देके अगर किसी को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, लेट्स सपोज डोमिनोज में गए पिज्जा खाने के लिए, तो पैसा दिया तो वो आपको स्लिप देता है कि जाओ जाके ले लो. वो स्लिप के टोकन बोलते हैं. एग्जांपल, गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी के पहले चाबी मिलती है. चाबी क्या है? ए टोकन ऑफ डिलीवरी. तो इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सिंबल, इसको बोलते हैं सिंबल डिलीवरी बोलते हैं. तो एक्चुअल सिंबल. थर्ड क्या है? कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी डिलीवरी जहां पर, सुनना, जहां पर सेलर ने बायर को गुड्स तो बेच दिया, बट बायर जो सामान था वो पहले गोडाउन में रखा हुआ था, अब भी गोडाउन में रखा हुआ है. मतलब अगर गुड्स की पोजीशन चेंज नहीं होती और सामान बिक गया, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव. तीनों टाइप की डिलीवरी होती है. तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, द राइट आंसर गाइस. आगे आता हूं. लास्ट वन इज, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, बताना. ब्लैंक स्पेस डिलीवरी इन्वॉल्व चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स विदाउट चेंज इन एक्चुअल कस्टडी. एक्चुअल कस्टडी चेंज नहीं हो रही है बट गुड्स सेल हो रही है. इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं. मतलब इन शॉर्ट, गुड्स अभी भी गोडाउन में रखी हुई है, पोजीशन चेंज नहीं हुई, अभी भी वेयर हाउस के कीपर के वेयर हाउस के अंडर भी सामान रखा हुआ है और वो वहां पर वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट इशू करेगा. तो इसको क्या बोलते हैं? आंसर अगेन इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज द राइट आंसर. थोड़ा स्पीड अप में बताया मैंने आपको, फिर भी आप इसको चेक कर लेना, क्वेश्चन को सारे दोबारा चेक ट्राई करना, ट्राई जरूर करना, दोबारा प्रैक्टिस करना इस पार्ट को. तो यहां पर गाइस हमारे पास में खत्म होता है हमारा सेल ऑफ गुड्स पूरा पूरा. तो एक सिंगल क्लास, एक सिंगल फास्ट ट्रैक, थोड़ा स्पीड अप में लिया मैंने. यहां पर पूरा सोगा वाला एक्ट खत्म हो गया विद क्वेश्चन प्रैक्टिस. होपफुली समझ में आया. फिर भी कोई डाउट किसी बच्चे को रहे तो प्लीज कमेंट में जरूर मुझे बताना. थैंक यू वेरी मच गाइस. मिलते हैं दोबारा नई क्लास नए एक्ट के साथ में. बाय, टेक केयर, ऑल द बेटर, ऑल द वेरी बेस्ट.